ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला एडब्ल्यूएस का सेशन है और ये एडब्ल्यूएस का सेशन जो है वो मोस्टली ओवरव्यू सेशन होता है, जिसके अंदर मैं एडब्ल्यूएस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इंशाल्लाह इसमें एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम एडब्ल्यूएस की कुछ सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो लेंगे। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं इस सेशन में लूँगा। वैसे मोस्टली जो है वो क्लास के वे में अगर मैं देखूँ तो हम लोग ड्यूरिंग द सेशन भी क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। यानी कि क्योंकि जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेरी है, तो वो उसी टाइम पूछ ले। लेकिन क्योंकि आज का क्योंकि ओपन सेशन है, आज कोई भी आ सकता है, कोई भी आज आना-जाना लगा रहेगा। लेकिन ये कि इसीलिए इसमें ये होगा कि मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि आप लोग एट द एंड ऑफ सेशन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हम तकरीबन अराउंड 15 टू 20 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स को दें, ताकि आप लोग के कोई क्यूरीज़ हों, तो हम उसको डिस्कस कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो कोर्स कंटेंट है उसको कवर करेंगे। मेरा नाम उस्मान अहमद है और मैं एडब्ल्यूएस कंसल्टेंट भी हूँ और डेवऑप्स कंसल्टेंट भी हूँ और एट द मोमेंट एल्बिसटेक के साथ मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मेरा अपना बिज़नेस है और अराउंड कह सकते हैं कि तकरीबन 2 साल से मेरी ट्रेनिंग्स में हो चुके हैं और मैंने अराउंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स एडब्ल्यूएस के और अराउंड 50 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो डेवऑप्स के मैं इस टाइम पढ़ा चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस जो है वो बेटर है इस वे में, क्योंकि अराउंड 100 स्टूडेंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं उनमें से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सर्टिफाइड हो चुके हैं। अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा डिफाइन करूँ कि भई व्हाई 100 एंड 25 इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, तो एक्चुअली मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं और वो अम एफर्ट नहीं करते इस चीज़ के लिए कि वो सर्टिफ़िकेशन के लिए अपीयर हों। वो पढ़ने के बाद अपना टाइम जो है ऑब्वियसली टाइम जॉब के साथ मैनेज करना और ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। लेकिन ये होता है कि अगर आपको मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि कोर्स कंटेंट खत्म होने के विदिन 15 टू 20 डेज़, मैक्सिमम 20 डेज़ के अंदर-अंदर आप एग्ज़ाम अगर दे देंगे तो आपके लिए प्रेफ़रेबल होगा, बिकॉज़ आप इन टच होते हैं अपनी कंटेंट के साथ। आपके पास वो जो चीज़ें होती हैं वो रिफ्रेश हुई होती हैं। तो इसीलिए इट्स गुड कि अगर आप प्रॉपर तरीके से उसी उन्हीं दिनों में अपनी एफर्ट जितने आपने कोर्स कंटेंट में लगाया है, कवर करने में आपने लगाया है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाएँ और उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों। लेकिन ये होता है कि वो सम टाइम लोग जो है थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं और उसके बाद एज़ माय एक्सपीरियंस कि वो बाद में एग्ज़ाम नहीं दिया जाता। लेकिन उसको भी पुश करने के लिए मैंने ये कोशिश करता हूँ कि मैं आफ्टर 6 मंथ्स कोशिश यही होती है कि मैं एक क्रैश कोर्स, यानी कि वो अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो कोई इसमें कॉस्ट नहीं होती। कि मैं उनको मोटिवेट करने के लिए 1 वीक का सेशन ऑन करता हूँ, कि जिसमें उनको फ़ोर्स करता हूँ कि भई आप लोगों ने एग्ज़ाम देना है। लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उस तरफ जाएँ। आप लोग कोशिश करें कि कोर्स कंटेंट को साथ-साथ फ़ॉलो करें। अपना जो टाइम, एनर्जी और एफ़र्ट लगा रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हुए प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम कंटेंट को, अपने सर्टिफ़िकेशन को, प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों। सो मुझे तकरीबन अराउंड 7 इयर्स हो चुके हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर और तकरीबन मैं अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूँ तो तकरीबन मुझे 4 साल तकरीबन हो चुके हैं जो कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ इन टच हूँ। और फर्दर हम लोग चलते हैं एडब्ल्यूएस के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे एडब्ल्यूएस पढ़ने का मेन पर्पज़ क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर तो हमारे पास एज़्योर भी है, जीसीपी भी है, अलीबाबा भी है, आईबीएम भी है, तो बहुत सारे और क्लाउड्स आ जाते हैं। तो एडब्ल्यूएस को मेनली पढ़ने का मेन पर्पज़ ये है कि एडब्ल्यूएस इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडेड क्लाउड है। दुनिया की सबसे टॉप क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री का मैक्स तकरीबन अराउंड 40 टू 45% जो है वो एडब्ल्यूएस कैप्चर करता है अकेला, बाकी सारे मिलके बाकी कवर करते हैं। तो इसीलिए एडब्ल्यूएस पढ़ने का मेन पर्पज़ ये है कि कंपनीज़ पाकिस्तान में भी और इंडस्ट्री इंटरनेशनली भी ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो एडब्ल्यूएस के ऊपर काम कर रही हैं। अमेज़न वेब सर्विसेज़ के ऊपर काम करना, आप जब बड़े क्लाउड के ऊपर कर लेते हैं, छोटे क्लाउड के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर आपके लिए काम करना ईज़ी हो जाता है। जी, असद आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एडब्ल्यूएस को पढ़ेंगे, एडब्ल्यूएस के क्लाउड के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। लिटरली एक दफ़ा किसी क्लाइंट ने मुझे सडनली एज़्योर के ऊपर काम करने का टास्क दिया था। विदिन 1 वीक उसने कहा था कि आपको एज़्योर की 1-2 सर्विसेज़ जो एज़्योर डेवऑप्स है उसके ऊपर चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। तो क्योंकि मैंने एडब्ल्यूएस पे काम किया हुआ था, पहले से मुझे पता है कि सारी चीज़ों का, तो मेरे लिए एज़्योर पे काम करना मुश्किल नहीं था। क्योंकि एडब्ल्यूएस पे जो सर्वर्स क्रिएट करने की सर्विस है उसका नाम ईसी2 है। उसमें हम उसकी स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हैं, एएमआई डिसाइड करते हैं,
स्पेसिफिकेशन सारी सिलेक्ट करने के बाद सर्वर क्रिएट करते हैं इंस्टेंस। एज्योर में भी इसी तरह ही है, एज्योर में वर्चुअल मशीन के नाम से वहां पर हम जाके उसको क्रिएट करते हैं और प्रॉपर तरीके से, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। सर्विसेज के नाम डिफरेंट हो जाते हैं, कंसोल डिफरेंट हो जाता है बाकी, लेकिन बैकएंड पे स्ट्रेटेजी वही रहती है। सो दैट्स द मेन थिंग कि आप जब एक क्लाउड के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह इट्स इजियर फॉर यू टू मैनेज, कि आप दूसरे क्लाउड पे भी इजीली उसको कर सकेंगे। सो AWS पे काम करने की जो सबसे बड़ी रीजन है वो है ये कि AWS वर्ल्ड लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है। नो 2019 की जो गार्टनर की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली 9 कंसेक्टिव ईयर से ये वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन जो 2020 में आई है उसके मुताबिक भी ऐसा ही है कि 2020 में भी AWS जो है वो 2020 की आ चुकी है, मेरे शायद स्लाइड्स में मैं अपडेट नहीं कर सका। 2020 की भी रिपोर्ट आ चुकी है, गार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपकी रिपोर्ट्स जारी करती है कि कौन सी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में या डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर कौन सी लीडिंग प्रोवाइडर्स हैं। तो Amazon अगेन 2020 में भी 10th कंसेक्टिव ईयर में भी लीडिंग है, और सबसे ज्यादा मार्केट जो कैप्चर करता है वो AWS करता है। तो हम लोग जब बड़ी चीज पढ़ेंगे इट्स इजियर फॉर अस टू मैनेज टू अदर क्लाउड्स एज वेल। तो हम ये एक सबसे बड़ी रीजन है, इसलिए इस रीजन को डिफाइन करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मुझसे को पूछे कि भाई हम क्यों या कोई क्लाइंट क्यों जो है वो AWS के ऊपर जाए, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अगर आपको दुनिया में ग्लोबली जो है वो आपने अपने कस्टमर्स तक पहुंचना है क्विकेस्ट वे में, तो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा डेटा सेंटर, सबसे ज्यादा रीजन, सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन, सबसे ज्यादा एज लोकेशंस AWS के पास हैं। सो दिस इज द मेन रीजन कि जो कि, और स्टेबिलिटी, एंड द स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई ये जो है वो लीडिंग जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। सो दिस इज द मेन उस्मान भाई, रीजन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी मैं मोहम्मद अमीन बात कर रहा हूँ। जी जी उसमें ये है कि कॉस्ट के हवाले से भी कुछ बता दें कि कॉस्ट वाइज हम्म, कौन सा इफेक्टिव है, क्योंकि बिल्कुल। क्लाइंट को तो जो अपनी एप्लीकेशन है हम्म, वो उसको तो कॉस्ट ज्यादा अफेक्ट कर रही होती सबसे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा बहुत ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा हाँ क्वेश्चन जी। है। मैं इस बारे में बता देता हूँ कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। मैं अभी इसको क्विकली इसलिए वो नहीं बता सकता क्योंकि हर सर्विस की कॉस्ट इज अ डिफरेंट। कई सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें Amazon की कॉस्ट कम है, और कई चीजें ऐसी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की कम है, और कई सर्विसेज ऐसी जिसमें गूगल की कम है। गूगल सर्वर्स की से रिलेटेड और स्टोरेज से रिलेटेड गूगल को ज्यादा प्रेफर लोग करते हैं कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर मैं AWS की IoT से रिलेटेड या बिग डेटा से रिलेटेड मैं बात करूं तो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में ज्यादा है और उसकी कॉस्ट वहां पर कम है। तो इसीलिए इट विल डिपेंड ऑन 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 इट कि आपकी कॉस्ट जो है वो किस में ज्यादा या किस में कम है। ओके, तो कॉस्ट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन जो किया था उसमें फिर मैंने बताया ना सर्विसेज से रिलेटेड, लेकिन ये कि इट विल डिपेंड ऑन द सर्विसेज। लेकिन ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन, मैं इस चीज पे एग्री करूंगा कि जरूर, मैं ये नहीं कि मैं AWS पढ़ा रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि AWS ही सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। आई नो द रियलिटी कि AWS अगर वर्ल्ड लीडिंग नहीं कहते ना, जो जो ज्यादा पॉपुलर ब्रांड होता है ना, जिस तरह अगर मैं आम सी कोई एग्जांपल दूं कि नाइकी के शूज जो हैं वो क्यों महंगे, क्योंकि वो एक तो क्वालिटी देते हैं, और दूसरी चीज ये कि वो उन्होंने अपनी एक मार्केट कैप्चर कर ली हुई है। अब लोगों को पता है, आंखें बंद करके वो कहते हैं कि भाई खैर है, हमें प्राइस मैटर नहीं करते, हमें क्वालिटी मैटर करती है, वो चले जाते हैं उस तरफ। इसी तरह AWS ने अपनी मार्केट बना ली है, अब लोगों की जरूरत बन चुका हुआ है अपनी स्टेबिलिटी और अपनी सिक्योरिटी और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो इसलिए AWS अब अपनी मर्जी की कई जगहों पे प्राइसेस ले रहा है, ऑनेस्टली ले रहा है। तो बिल्कुल कई जगहों पे गूगल की प्राइस कम है, कई जगहों पे अज़ूर की कम है, कई जगह पे लोग अलीबाबा की प्राइसेस कंपैरेटिवली बहुत सस्ती हैं, लेकिन वो एशिया के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपने यूरोप साइड पे या अमेरिकन साइड पे या ऑस्ट्रेलिया साइड पे कोई चीज़ें इंप्लीमेंट करनी, तो वो उस हद तक कंपैरेटिवली वो आपको सर्विस इतनी रिलायबल नहीं मिलेगी जितनी आपको AWS के अंदर मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, मेरा सेशन ज़्यादातर तो फोकस होगा हमारा कोर्स कंटेंट के ऊपर, लेकिन मैं शॉर्टली ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगा इन चीज़ों पे, क्योंकि हम लोगों ने अपना कोर्स कंटेंट भी कवर करना है जिसमें हम ओवरव्यू पढ़ेंगे AWS का, और उसके बाद सर्विसेज का ओवरव्यू लेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्टली AWS की कस्टमर्स जस्ट मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये रीज़न, वजह ये होती है कि जब ये बड़े बड़े क्लाइंट्स अगर AWS के साथ अटैच हो सकते हैं, सो कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस या कोई भी बड़ा क्लाइंट भी AWS के साथ अटैच हो सकता है। आप हो सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर हाउसेस का मेजर कंसर्न ये होता है कि क्यों हम जाएं, इसकी रीजन क्या है।
क्या सिक्योरिटी है, क्लाउड के ऊपर सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारा डाटा हमारे पास नहीं रहेगा, AWS के पास चला जाएगा, और बड़े कंसर्न्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिन क्लाइंट्स के मैं भी आपको नाम दिखाऊंगा, मेरा ख्याल है आप हर कंपनी के लिए उनका डेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो इन कंपनी के लिए भी अपना डेटा इंपॉर्टेंट है, बट दे आर स्टिल ऑन AWS, और ये मेजर मेजर नेम्स हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर लगा दिए। AWS का सबसे बड़ा क्लाइंट नेटफ्लिक्स भी है। नेटफ्लिक्स का तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम डेटा, तमाम जिसकी एप्लीकेशन है वो AWS के ऊपर चल रही है, बहुत बड़ा क्लाइंट है AWS का। वैसे ये सारे हैं जो कि AWS को एक सर्विस, सिर्फ मैं एक सर्विस की अगर बात करूं, EC2 इंस्टेंस AWS की एक सर्विस है, उसकी इतनी बिलिंग पे कर रहे हैं ये AWS को, ये सारे। और सबसे ज्यादा बिल पे कर रहा है नेटफ्लिक्स, जो कि $19 मिलियन का पे कर रहा है। बल्कि इससे ऊपर, ये एक सर्विस की बात कर रहा हूँ, AWS की मोर देन 200 सर्विसेज हैं, मैं सिर्फ एक सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए सिर्फ एक स्लाइड रखी होती है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट देना या आइडिया बताना कि भाई इनके लिए भी इनका डेटा इंपॉर्टेंट है अगर आप जब सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनेंगे। बिकॉज आज से हमारा जो कोर्स कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वो है सोल्यूशन आर्किटेक्ट का। हमारा कोर्स कंटेंट स्टार्ट हो रहा है कि हमें डेवलपर एसोसिएट और सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है। तो उसके लिए हमें अपने क्लाइंट्स को कन्वेंस करना है इस चीज के लिए कि वो आपसे पूछेंगे कि क्यों हम जाएं, कि क्यों हम जो है वो AWS के ऊपर जाएं। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऑथेंटिक रीजंस होनी चाहिए, और वो वही हमारा इस पूरे कोर्स के अंदर हम चीजें पढ़ेंगे और उन सर्विसेज का आइडिया लेंगे। सेकेंडली, AWS की सर्टिफिकेशन जो मैं इस एग्जाम में, हमारा जो आज से कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड डेवलपर एसोसिएट। ये दो सर्टिफिकेशंस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिसऑप्स को मैंने खुद क्यों छोड़ा, इसकी रीजन भी मैं आपको दूंगा, और क्लाउड प्रैक्टिशनर जो कि नीचे आता है, इसको भी हमने क्यों मैंने छोड़ा हुआ है, इसकी रीजन भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड प्रैक्टिशनर से बता देता हूँ। क्लाउड प्रैक्टिशनर फंडामेंटल लेवल की AWS की सर्टिफिकेशन है, जिसमें AWS की बिलिंग, AWS की सर्विसेज, AWS की स्टोरेज, डेटाबेसेस और इससे रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, जो कि हम क्लाउड प्रैक्टिशनर में डिस्कस करते हैं। क्लाउड प्रैक्टिशनर मैंने इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ, हालांकि मैं अपने एक एक मार्केट कैप्चर करने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी मेंशन कर सकता था कि मैं 3 सर्टिफिकेशंस कवर कराता हूँ, लेकिन जो कि एक्चुअली नहीं है ऐसा। जब हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, हम डेवलपर एसोसिएट पढ़ेंगे, तो हमारा इस सर्टिफिकेशन का 90% कोर्स कंटेंट वैसे ही कवर हो जाएगा। बिकॉज ये एक फंडामेंटल लेवल की सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर ज्यादातर आपसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ अगर किसी सर्विसेज का, AWS की सर्विसेज की डेफिनेशन और उसकी डिटेल्स का ही सिर्फ पता है ना, उसके कॉन्सेप्ट का पता है, सो इट्स मोर देन इनफ। आपको हैंड्स ऑन नहीं भी आता तो फिर भी थोड़ा काम चल जाता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट को कवर करेंगे और डेवलपर एसोसिएट को कवर करेंगे। बिकॉज सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, जो कि एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन का लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो हमारे पास क्या नाम है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट में कवर होता है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट को मर्ज करने की रीजन ये है कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का जब आप कोर्स कंटेंट कवर करते हैं, तो आप इन दोनों सर्टिफिकेशंस का 70% कोर्स कंटेंट कवर कर लेते हैं, क्योंकि VPC इज द कॉमन थिंग फॉर ऑल दीज सर्विसेज। EC2 कॉमन है, S3 कॉमन है, RDS कॉमन है, बहुत सारी सर्विसेज जो कि कॉमन है, जो कि हम इसमें कवर कर लेंगे। जब आप इसको 100% कवर करेंगे, देन यू कैन easily cover the 90% 70% course content of developer and solution architect. So this is the reason. SysOps एसोसिएट के अंदर होता क्या है, डेवलपर एसोसिएट और सोल्यूशन आर्किटेक्ट में क्या चीजें हैं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर ये वो पर्सन होते हैं जो कि कंपनीज के लिए सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं। मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं कंपनीज, मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी मैं सिर्फ बिलिंग की इंफॉर्मेशन मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, उनको डिजाइन करके देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको डिजाइन करके देता हूँ कि सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है, सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव करनी है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट इज द पर्सन, राइट पर्सन, जिसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है, जो कि गाइड कर सकता है इन चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन इसमें इसमें जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनुअली भी इंप्लीमेंट, क्योंकि हर बंदा कंसल्टेंट लेवल पे नहीं पहुंचता, यानी कि इनिशियली उसको मैनुअली पहले काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि उसको इंस्टीट्यूट इंस्टेंस क्रिएट करने आते हैं, स्टोरेजेस क्रिएट करनी आनी चाहिए, डेटाबेसेस क्रिएट करनी है। तो ये सभी चीज़ें जब आप क्रिएट कर लेते, देन यू कैन एबल टू कंसल्ट एंड एडवाइज एनीवन। सो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ें कवर करते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर हैंड्स ऑन लैब्स हैं। मेरे कोर्स कंटेंट के अंदर 2 सर्टिफिकेशंस की जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, इसमें 40+ हैंड्स ऑन लैब्स, मैं इसलिए 40+ का मेंशन करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक काउंट नहीं की है ऑनेस्टली। लेकिन बहुत सारी हैंड्स ऑन लैब्स हैं जिसमें मैंने रिसेंटली अपनी, मेरे असिस्टेंट्स हैं 2, उनके साथ मिलके क्या नाम है, 3 प्रोजेक्ट्स हमारे लाइव हो चुके हैं, जो कि मैंने अपने कोर्स में डाल दिए, जो कि इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं,
जो कि कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को रहता था कि इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स भी हम जब एट द एंड कोर्स कंटेंट कवर कर ले तो हमारे पास होने चाहिए। तो वो मैंने इंक्लूड किया, और वो सिर्फ रुके नहीं है, इंशाल्लाह उसमें मजीद ऐड ऑन होते जाएंगे कोर्स के साथ साथ। डेवलपर एसोसिएट, आजकल आप लोगों को पता है कि डेवऑप्स की बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में मांग है। डेवऑप्स या कह सकते हैं कि ऑटोमेशन की, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की बहुत ज्यादा आजकल डिमांड है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का मतलब है कि आपने एडब्ल्यूएस के पास, मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में बताता हूँ कि एडब्ल्यूएस के पास अगर आपको गिटहब चाहिए, एडब्ल्यूएस ने क्या किया, एडब्ल्यूएस ने अपना गिटहब बना लिया। मैं गिटहब का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इज नॉट द सेम वर्ड एज अ गिटहब, नेम तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। गिटहब एडब्ल्यूएस के पास अपना है। एडब्ल्यूएस के पास अगर जेंकिंस की बात करें तो एडब्ल्यूएस के पास अपना जेंकिंस है। एडब्ल्यूएस के पास अपना डॉकर है, यानी कि डॉकर को होस्ट करने के लिए जो सर्विस यूज होती है। इनके पास अपनी रिमोट रिपोजिटरीज हैं। यानी कि अमेजोन ने क्या किया हुआ है कि आप ये चीज आपको देने की कोशिश की है कि आप व्हाई यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द एडब्ल्यूएस। जब आप एडब्ल्यूएस के सर्वर्स यूज कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस की स्टोरेजेस यूज कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस की डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं, देन व्हाई यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द एडब्ल्यूएस एंड यूजिंग अदर ओपन सोर्स टूल्स। यानी कि आपको अपना कोड, जब आप होस्ट आपने जो है एप्लीकेशन आपने एडब्ल्यूएस पे की है, तो कोड आपका क्यों गिटहब पे पड़ा हुआ है? तो अमेजोन ने उसकी अगेंस्ट एक सर्विस दे दी, इसका नाम है कोड कमिट। कोड पाइपलाइन दे दी, कोड बिल्ड दे दी, कोड डिप्लॉय दे दी, यानी कि पूरी पाइपलाइंस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सर्विसेज दे दी। उसके बाद ऑटोमेशन की दे दी सर्विसेज। तो वो सर्विसेज के पार्ट में इंशाल्लाह मैं इसको डिस्कस करूंगा, इधर इतनी चीजें नहीं करता। उसके अलावा सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन है जिसने ज्यादातर इस सर्टिफिकेशन में ज्यादा फोकस सिक्योरिटी के ऊपर आता है। इसके अंदर आपके पास मैनेजमेंट, यानी कि जो ऑपरेशंस लेवल की जो चीजें आप मैनेज करते हैं, उस चीजों के अंदर यहाँ पर हम मैनेज करते हैं सिसऑप्स के अंदर। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं कि सीक्रेट्स मैनेजर, यानी कि उनके सीक्रेट्स को कैसे मैनेज करना है। वैसे तो सीक्रेट्स बाकियों में भी आ जाते हैं, तो वो ऑपरेशन सिस्टम लेवल की जो ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज एडब्ल्यूएस की हैं वो हम लोग इसमें कवर करते हैं। लेकिन अगेन मैं ये बताऊंगा कि एडब्ल्यूएस की का जब आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट का पार्ट कवर करते हैं, देन 70% और 70% इन दोनों सर्टिफिकेशन का कवर हो जाता है। इन्होंने इस तरह से डिजाइन की नहीं है, तो इसलिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने इसको ही करना है। मेरे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफाइड हैं, और डेवलपर एसोसिएट भी कुछ है, लेकिन क्योंकि सिसऑप्स मैंने कवर नहीं कराया, सिसऑप्स को तो मैं फोकस भी नहीं कर रहा। वैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं सिसऑप्स के भी, जिन्होंने मुझसे पढ़ने के बाद सिसऑप्स का एग्जाम दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको भी पास कर चुके हैं। तो बाकी प्रोफेशनल लेवल को मैं डिस्कस नहीं अभी करता ज्यादा, क्योंकि मैं डी ट्रैक नहीं होना चाहता, और आप लोगों को भी ज्यादा मैं बोर नहीं करूंगा इन चीजों में। सोल्यूशन आर्किटेक्ट का एडवांस लेवल सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है, जो कि प्रोफेशनल लेवल की चीजें इसमें कवर होंगी। सर्टिफिकेशन की ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें आ जाती है, इन डेप्थ नॉलेज आ जाता है, जिसको हम इसमें कवर करते हैं। उसके अलावा डेवऑप्स की चीजें, दोनों सर्टिफिकेशंस को मर्ज करके उन्होंने डेवऑप्स क्रिएट किया। स्पेशलिटी एडब्ल्यूएस में अवेलेबल है, लेकिन हमारा फोकस नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये समझ लें कि जिस तरह डॉक्टर्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं ना डॉक्टर्स, इसी तरह यहाँ पर भी एडब्ल्यूएस में अगर आप नेटवर्क से स्पेशलाइज्ड हैं, अगर आप डाटा साइंस के या मशीन लर्निंग के स्पेशलाइज्ड हैं, देन यू कैन डू दी सर्टिफिकेशंस स्पेशलाइज्ड की होती है। लेकिन स्टार्ट आपको कहीं से करना है। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग माय कोर्स फ्रॉम सोल्यूशन आर्किटेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट को कवर करने से आपका प्रैक्टिशनर भी कवर हो जाता है। आगे चलते हैं। मैं 5-10 मिनट बाद फिर आप लोग से क्वेश्चन लूंगा, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं लेता, क्योंकि जब तक मेरे में एनर्जी है तब तक मैं बोलता रहता हूँ। ओके। अच्छा, मैंने अपने कोर्स को ज़्यादातर जो है ना वो डिज़ाइन किया हुआ है हैंड्स ऑन लैब्स के अंदर। मैं तारीफें ज़्यादा नहीं करूँगा कोर्स की, लेकिन ये चीज़ मैं सीरियसली आपको बताऊंगा कि जंप इन करना, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसीलिए ओवरव्यू सेशन अपना ओपन रखता हूँ, ताकि आप लोग आएँ, सेशन अटेंड करें, उसका आइडिया ले लें एटलीस्ट। चाहे किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट आइडिया ज़रूर ले लें कि कई चीज़ें दूर से बहुत मुश्किल लगती हैं। जब आप उसमें जंप इन करते हैं, देन आपको आइडिया होता है कि यार इट्स ईज़ी थिंग, इतना मुश्किल नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। हम लर्न करके अपनी प्रोफाइल में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए एडब्ल्यूएस के अंदर लोगों का मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसमें प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा है? क्योंकि ये हम लोग प्रोग्रामर्स नहीं होते मोस्टली, कई आईटी पर्सन्स, तो उनका तो ये बात याद रखें कि इसमें प्रोग्रामिंग ज्यादा नहीं है, बट इफ यू हैव द प्रोग्रामिंग स्किल देन इट विल बेनिफिशियरी फॉर यू। लेकिन ज्यादातर इसमें डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जो हम एडब्ल्यूएस के अंदर चीजें करेंगे। बाकी ये कि मैंने कोर्स कंटेंट से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताऊंगा वो मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बता दूंगा। लेकिन मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, मैं लाइव सेशन दूंगा, जिस तरह सैटरडे को आज चल रहा है, कल भी इंशाल्लाह संडे को चलेगा, नेक्स्ट भी। ये 3 महीने का कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग एडब्ल्यूएस की दोनों सर्टिफिकेशन को कवर करेंगे।
लैब की रिकॉर्डिंग्स अभी भी हो रही है, मेरे पिछले लैब्स की भी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी हर सेशन के बाद। लैब की रिकॉर्डिंग सेपरेट हुई हुई है। लैब की रिकॉर्डिंग और एक्चुअल रिकॉर्डिंग में डिफरेंस ये होता है कि हम लोग इतनी 2 घंटे की सेशन को पढ़ने में कई लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहते हैं हमें स्पेसिफिकली लैब की रिकॉर्डिंग चाहिए जिसमें हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें और चीज़ों को लर्न कर सकें। तो वो मैंने सेपरेटली डिज़ाइन की हुई है ताकि वो अराउंड 5 to 10 मिनट्स की होती हैं, उसको आप देखें और लैब परफॉर्म कर लें। AWS का अकाउंट मैं अपना देता हूँ जो कि जिसके ऊपर यूजर्स क्रिएट होंगे, जिसके ऊपर आप लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, लैब्स परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे अपनी इंडस्ट्री के लिए भी और अपनी जो है वो एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम भी इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो दोनों चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। उसके बाद क्विजेज, मैंने क्विजेज डिज़ाइन इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब तक हमारी थोड़ी सी क्योंकि हम मोस्टली मेरे पास प्रोफेशनल्स आते हैं कि जिन्होंने साथ जॉब भी करनी है, उनके लिए मुश्किल होता है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। तो क्विज़ेज़ आपको मोटिवेट करेंगे कि भाई आपने जो पढ़ा है उसको कम से कम आप रिवाइज़ ज़रूर करें। क्विज़ेज़ हर चैप्टर के एंड पे मैंने डिज़ाइन किए हैं, वो आपको मैं साथ-साथ देता रहूँगा। आप लोग क्विज़ेज़ अटेम्प्ट करेंगे, उसको मैं परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करूँगा और आप लोगों को गाइड भी करूँगा साथ-साथ कि जिन चीज़ों में आप लोग वीक हैं। उसके अलावा AWS के प्रीवियस AWS के एग्ज़ाम्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वो डंप्स नहीं है। मैं उसको इसलिए डंप्स नहीं कहता क्योंकि उसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन आपको आए। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग के कॉन्सेप्ट्स उससे इतने अच्छे हो जाएँगे कि इंशाल्लाह आप लोग ईज़िली जाके एग्ज़ाम दें। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसी से तैयारी की है और उसी से एग्ज़ाम्स पास किए हैं और वो आगे गए हैं। तो वो चीज़ें आप लोग को मिल जाएँगी। तो वो है। उसके अलावा AWS के आपको मैं पोर्टल के बारे में बता चुका हूँ। अच्छा, सक्सेस का पेज वैसे ही यहाँ पर है, काफ़ी सारे सक्सेस है, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। मैं इस पे इतना फ़ोकस नहीं करता। सर्टिफ़िकेशन से रिलेटेड आप लोगों को सिर्फ AWS के एग्जाम से रिलेटेड बता देता हूँ कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो एग्जाम है उसके अंदर जो पहले था जुलाई 1 2020 से पहले पहले ये स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अब वो इसको फॉलो करते हैं, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज कर दी हुई है। इनकी क्वेश्चंस 100% जो एग्जाम की जो परसेंटेज है वो कुछ डिजाइन रिजिलियंट आर्किटेक्चर से रिलेटेड आती है, हाई परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और उसके अलावा क्या नाम है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये सब चीजें हम लोग एग्जाम के अंदर पर इस तरह से आती है। आपको ये नहीं कहा जाता कि भाई EC2 सर्विस के बारे में कितने क्वेश्चंस आएंगे, S3 के बारे में कितने आएंगे, बट आपको मैं बता दूंगा कि भाई आपकी जो क्या नाम है, EC2 कहाँ एग्जिस्ट करता है, सिक्योरिटी में क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीजें एग्जिस्ट करती है, तो वो चीजें हम लोग उसमें कवर करते हैं। AWS का एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स, 72% मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं एग्जाम को पास करने के लिए। 1000 मार्क्स का क्वेश्चन वो एग्जाम होता है और 720 यानी 72% वाला इसमें पास होता है। तो इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो भी आपको सर्टिफिकेशन से मिल जाएगी। मैंने इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि दिस इज़ द सेशन जिसमें मैंने आप लोगों को ओवरव्यू कराना है, ना कि मैंने आप लोगों को ज़्यादा ये चीज़ें करानी, इसलिए मैं इस पे इतना तो क्वेश्चन नहीं किया। आप लोग के अभी तक के जित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद फिर हम ओवरव्यू में जाएँगे जहाँ पे मैं आपको AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर पहला बताऊँगा, AWS की सर्विसेज़ के बारे में बताऊँगा। तो अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो अभी अनम्यूट करके 5 मिनट की हम यानी कि क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। जैसे अमेजोन की एक साइट पे भी लिखा हुआ है, आपकी एक स्लाइड पे भी लिखा हुआ है कि ये एसोसिएट आर्किटेक्ट के लिए 1 ईयर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल। प्री रिक्वेस्टिक में है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जो कि जीरो है, जिसको अवेयरनेस नहीं है, वेयर एज ही इज वेल नॉलेज इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हुँ, ठीक है, वेब और डिजाइनिंग में ठीक है, सब कुछ है, तो ठीक है। उसमें अमेज़न में क्या उसके लिए हाँ, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या वो स्टार्ट करे? मैं बताता हूँ। देखें AWS उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम देने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं है। वो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। लेकिन वो जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है वो कहीं न कहीं पढ़ने से ही स्टार्ट होगा ना। यानी कि आप पढ़ेंगे, आप उसकी हैंड्स ऑन लैब्स करेंगे। आप जब आपके पास एक्चुअली ये चीज़ पढ़ने, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? इससे इससे जो है वो क्या आपको बेनिफिट मिल जाता है उस चीज़ में कि आप इंडस्ट्री में आपको किस चीज़ में एज मिलता है। तो यहाँ पर जो मेनली पॉइंट आता है कि आप जो है वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जंप इन करते हैं, आपको पता चलता है कि डिप्लॉयमेंट्स कैसे होती हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि जी आपने 1 ईयर स्पेंड करना है, आपने स्टार्टिंग की, आपने लर्निंग की, आपने लर्न करने के बाद आपने वो चीज़ें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के बाद आपने वो इम्प्लीमेंट की। आपने इम्प्लीमेंट की, आपको आइडिया हो गया कि भाई सर्वर्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, आपने स्टोरेज, यानी कि अगर मैं आपकी वेब की स्किल्स की बात करूँ तो मैंने तो मेरे ख्याल से, अगर मैं रफली भी बताऊं तो मोर देन 50 या 60 वेबसाइट्स मैंने होस्ट की हुई है AWS के ऊपर, यानी कि अपनी नहीं, क्लाइंट्स की। अब वो क्यों जरूरत पड़ी क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स ने क्या किया,
क्लाइंट्स ने कहा कि भाई मेरे पास इतना इमेजेस हैं, इतना मीडिया कंटेंट है, तो मुझे कोई ऐसी स्टोरेज बताओ कि जहां पर मैं अपना डेटा रख सकूं, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकूं और उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम अपना डेटा S3 के ऊपर रखो, AWS के ऊपर, आप अपनी वेबसाइट EC2 के ऊपर होस्ट करो, मैं आपको आपके कोड के साथ लिंक करके दूंगा आपके मीडिया का कंटेंट, और उस मीडिया को हम कैश करेंगे यूजिंग क्लाउड फ्रंट। AWS की सर्विस है कैशिंग सर्विस, उसके थ्रू कैशिंग करेंगे। उससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो अब बात आती है कि आप जब ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, जब आप ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, आप जब ये अपने हाथ से चीजें गुजारेंगे, देन यू कैन, यानी कि किसी भी क्लाइंट के सामने बैठ के आप बता सकते हैं कि भाई मुझे ये चीजें करनी आती हैं, मुझे डेवलपमेंट भी आती है, मुझे डिप्लॉयमेंट की चीजें भी ये आती हैं। तो आप जो 1 ईयर वाली बात है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। कई लोग 3 महीने में इतनी लर्निंग कर लेते हैं जो कि 1 साल में लोग नहीं करते। कई लोग इतने यानी कि कम तरीके से स्लो लर्निंग करते हैं कि कई 1.5-2 साल में जाके वो चीज उस लेवल के ऊपर आते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो आप वहां से स्टार्ट करेंगे तो आपका वो 1 ईयर वाला पीरियड कवर होगा। लेकिन 1 ईयर रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने 1 ईयर बाद ही करना है, जरूरी नहीं होता। लेकिन जंप इन करना, स्टार्ट करना, उसकी डेप्थ में जाके देखना, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आप समंदर में कूदेंगे नहीं, आपको गहराई का नहीं आइडिया होगा ये बात वाकई एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। आप उसको एक्सप्लोर करें एंड देन यू कैन डिसाइड कि इज इट गुड फॉर यू और नॉट। गुड तो है, लेकिन हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर। मैं अपनी एग्जांपल हमेशा देता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार वो चीज़ मैं हर अपने वेबिनार में रिपीट करता हूँ। मैं लिटरली मैंने 3 साल पहले वॉइप से ट्रांसफॉर्म किया था डेवऑप्स के अंदर, और मैंने स्टार्ट AWS से किया था। मैंने AWS की सर्टिफिकेशन सबसे पहले की थी, फिर मैंने डेवऑप्स के टूल्स कवर किए थे, और अब मैं 3 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंट के तौर पे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। तो तुम बात ये थी कि जंप इन करके ही आपको थोड़ा सा आइडिया को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन अगर कोई है किसी का तो कर लें। जी अमीन, आपका अच्छा क्वेश्चन उस क्लियर हुआ या आपका? जी जी, थैंक यू। ओके उस्मान भाई, सितंबर 2020 से Amazon वेब सर्विसेज का ग्राफ डाउन है। हालांकि 30 रिलीजेस एंड लॉन्चेस Amazon ने 2020 में भेजी हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्यों है? सितंबर 2020 से ये तकरीबन कोई 93% ऑफ इट्स 100% यूजेज पे जा रहा था, उसके बाद ये फिर दोबारा कोई 74 73 पे आ गया। क्या रीजंस थी? अलीबाबा का आना रीजन हो सकती है, कोई और? एक्चुअली मार्केट में ट्रेंड ज़्यादा हुआ है। मार्केट में, सॉरी मैं स्लाइड्स आगे चली गई हैं। मार्केट में ट्रेंड ज़्यादा हुआ है। ट्रेंड का मतलब ये है कि क्लाउड, यानी कि जब कहते हैं ना कंपेटिटर्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आपके पास वो कह सकते हैं मार्केट की थोड़ी सी जो थोड़ा थोड़ा ग्राफ होता है ना, वो आपका दूसरे क्लाइंट्स भी कैप्चर कर रहे होते हैं। अलीबाबा ने बहुत मार्केट इसलिए तोड़ी है क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा इस टाइम जो क्लाउड प्रोवाइडर जा रहा है वो अलीबाबा जा रहा है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि वो चाइना की फर्म है, कंपनी है, और वो बहुत चीपेस्ट चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो क्लाइंट्स को, कई कई क्लाइंट्स की प्रायोरिटी होती है कि भाई हम फॉरेन क्लाउड पे मूव हो जाएं, तो वो किसी भी क्लाउड पे मूव होने के लिए तैयार होते हैं। कई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई हम स्टेबल क्लाउड के ऊपर मूव हो, सिक्योर, स्टेबिलिटी और बाकी फैक्टर्स भी ले आते हैं। कईयों की प्रायोरिटी होती है भाई जैसा मर्जी क्लाउड हो, जैसे डिजिटल ओशन पे भी कोई कई लोग मूव करते हैं, उनके लिए प्रायोरिटी होती है भाई चीपेस्ट हो। तो इसीलिए भी ग्राफ गिरना है, कंपेटिटर्स बढ़ रहे हैं तो ग्राफ इस वजह से थोड़ा सा होता है। बाकी AWS की और एक और चीज भी बड़ी है अली, कि देखिए AWS क्या करता है। एक मैं आज ये करूं कि मैं अपनी एक प्रोडक्ट बना के आप लोगों को सारे जितने भी आप लोग अवेलेबल एक डेमो दे दूं, तो मेरे प्रोडक्ट के डेमो देने से या सर्विसेज देने से आप लोगों के माइंड में भी, कईयों के माइंड में आएगा कि भाई अगर ये सर्विस ये बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ। तो AWS भी ऐसे ही है। AWS ने अपनी रिसर्च करके पूरा लैम्बडा इतनी मुश्किलों से बनाया। लैम्बडा फंक्शन के बारे में अगर किसी को आइडिया होगा, वो रेवोल्यूशनाइज सर्विस AWS की मानी जाती है। उसको बनाया उन्होंने, सारा काम किया। अब जैसे ही वो उन्होंने बनाया, उसके कुछ अर्से बाद Azure ने भी लॉन्च कर दिया, GCP ने भी लॉन्च कर दिया, अलीबाबा ने भी लॉन्च कर दिया उसका टेम्पलेट। तो आपको वही सर्विसेज बाकियों पे भी मिलना शुरू हो गई। तो बात ये कि ये चीज ऐसी है कि जिसको हर कोई कैप्चर कर रहा है, तो इस वजह से उनका ग्राफ गिर रहा है, और कंपेटिटर्स बढ़ने की भी वजह है। बाकी सर्विसेज इनकी नहीं गिरी, बल्कि जी बड़ी है। परफेक्ट। जी, और किसी का क्वेश्चन? जी सर, मेरा फायसा है। अच्छा, अगर हम ये चीज़ें हम लर्न करने वे अमेज़न और डेवऑप्स, तो मोस्टली जो है ना इन हायरिंग जो प्रोसेस होते हैं उनका यही जो होती है रिक्वायरमेंट्स होती है, एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम एक्सपीरियंस पे कहाँ पर ले? अभी तो लर्निंग हुई है ना, हम सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तो अच्छा क्वेश्चन है।
मैं इसका ये बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मोस्टली मेरे ख्याल से 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये कॉमनली क्वेश्चन होता है और ये वाकई वैलिड है, क्योंकि आपको जब किसी कंपनी को अपॉर्चुनिटी नहीं देगी तो हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा कैसे। बात ये होती है कि आप अपने लिए एक स्पेस खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी आई एम नॉट श्योर, वो इन एंड आउट हुआ 2-3 दफा शायद, आई एम नॉट, असद यहाँ पर था लड़का, उसकी भी अभी जॉब हुई है सिस्टम्स में, और वो काफी यानी कि ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट किया इन चीजों के लिए कि आपने अपने तो लर्निंग को रोकना नहीं है। सेकंड चीज है कि अपने हैंड्स ऑन लैब्स करनी है। मैंने अपने कोर्स में लिटरली, मैं सही बताऊं, मेरा कोर्स वैसे भी चल रहा था, यानी कि मैं अपनी कोर्स कंटेंट को पढ़ा रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस करवा रहा हूँ, लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं। मैंने अपने कोर्स में प्रोजेक्ट्स इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि मैं, मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पहले उन क्या नाम है चीज़ों को पढ़ें, फिर उन प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करें, और उन प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करने के बाद इस तरह इतने कैपेबल हों कि वो अपनी सीवी में मेंशन कर सकें। वैसे सीवी में मैं किसी को मेंशन करने की वो नहीं कहता कि वो ऐड करें, लेकिन वो जब उस चीज को डिफेंड करने के काबिल हो, देन दे विल ऐड दीज प्रोजेक्ट्स इन देयर प्रोजेक्ट्स, कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। जब आपसे क्वेश्चन, यानी कि इंटरव्यूअर आके सामने बैठेगा, आपसे क्वेश्चंस करेगा, आप उसको डिफेंड करेंगे, तो तब उसको पता चल जाएगा कि वाकई आपने प्रोजेक्ट किया है। आपको वैसे मैं किसी को नहीं कहता कि भाई आप उठा के अपना प्रोजेक्ट जो है वो अपने उसमें ऐड कर लें। तो प्रोजेक्ट्स करना, अपनी लर्निंग को रखना, और उनको ये शो करना कि मैं करता रहा हूँ। अब ठीक है, अगर आप कोई कहे कि भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, आपने पता नहीं किया है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने लैब तो परफॉर्म किया है ना। अगर आपने, मैं किसी अपने कल ही एक स्टूडेंट को बता रहा था कि अगर AWS की एक सर्विस है, डेटा माइग्रेशन सर्विस, अब वो वहां पर डेटा माइग्रेट करने की जो सर्विस है ना, वो कम से कम टेराबाइट्स में जाके डेटा माइग्रेट करती है, ज्यादा बड़े बड़े डेटा को। लेकिन बात यह कि अगर आप 1 GB का भी डेटा माइग्रेट कर लेंगे ना उससे, तो इसका मतलब है कि आप 1 टेराबाइट का भी कर लेंगे, यानी कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी ना। तो बात है कि कॉन्सेप्ट को आइडिया लेना कि भाई मुझे ये चीज का पता है, मुझे इस सर्विस के ऊपर काम करना आता है, तो वहां से आप स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी सीवी में वो चीज मेंशन कर सकते हैं। तो जी समझ आई फौजिया? वो तो ठीक हो फायजा। गया ना फायजा। अब वो तो हमने लर्निंग भी कर ली, हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया, लेकिन जब वो पूछते हैं आपकी एक्सपीरियंस कितने है इस फील्ड के अंदर, तो हम तो अभी एक स्टार्टर होते हैं, तो वो फिर इस चीज को कैसे हम कवर कर सकें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सेकंड चीज इसमें ये भी आती है कि आप ऑब्वियसली जो जॉब है वो आप देख के, उसकी उसकी जेडी देख के ही अप्लाई करते हैं ना, कि आप ये देखते हैं कि मैं जिस जिस भी जॉब के अंदर, मुझे भी रिसेंटली मैंने अपने कल कम्युनिटी ग्रुप में मेरा उज़ैर, उसका लिंक भी शेयर कर देना चैट में, मैंने उसमें एक जॉब शेयर की थी जो इस्लामाबाद बेस्ड थी, जिसमें 1 साल से 2 साल उन्होंने लिखा हुआ था, एक्सपीरियंस मांगा हुआ था AWS के अंदर। अब वो चीज आती है कि वो जॉब ऐसी है कि जिसमें वो उन्होंने 1-2 साल जरूर लिखा होता है, बट दे आर लुकिंग फॉर कि जिसको 6 महीने भी आपने काम किया हुआ ना, वो उनके लिए। तो आप डायरेक्टली 3-4 साल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। कंपनीज मोस्टली, मैं आपको लिटरली बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था, जिस जॉब के लिए मेरी पहली जॉब थी डेवऑप्स की, उसमें भी मेंशन था कि 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन चीज ये है कि कंपनीज का लिखने में कोई मैटर नहीं करता, आपकी कैपेबिलिटी आपको स्टैंड करती है इंटरव्यू में जंप इन करना, इंटरव्यू में यानी कि जंप इन करके आपको उनको शो करना है कि भाई मेरे पास ये कैपेबिलिटी है, इफ यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी देन आई विल शो यू एंड देन आई विल प्रूव इट। तो ये चीजें मैटर करती, क्योंकि आई नो यू आर, दिस इज द वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज इंटर्नशिप ज्यादा ऑफर नहीं करती। अगर इंटर्नशिप, हर सॉफ्टवेयर हाउस 5-5 इंटर्नशिप भी ऑफर करने लग जाए ना, तो लिटरली हम में से कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा जूनियर लेवल पे भी जो ये कभी कंप्लेन करेगा कि हम जंप इन कैसे करें, हम कैसे बताएं ये चीजें। तो ऑब्वियसली इट्स मैटर, इट्स अ वैलिड रीजन। जी फायजा। ओके सर, थैंक यू। ओके, किसी, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रेक ना ले लें अस्सलाम जी। वालेकुम जी उस्मान भी, एक चीज़ पूछनी है आपसे। अच्छा उस्मान भी, मैंने ये पूछनी है कि डेवलपमेंट की जॉब से मतलब ये सिस्टम ऑप्स वगैरह या डेव ऑप्स की साइड पे जंप करना कैसा है? अच्छा है, लेकिन अगर आपकी स्किल, आप यानी कि पाइथन के डेवलपर हैं और आप बहुत अच्छे पाइथन के डेवलपर हैं, मैं कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग वालों के लिए तो डेवऑप्स इज अ गोल्डन थिंग, लिटरली इट्स अ गोल्डन। इसलिए गोल्डन है क्योंकि आपको स्क्रिप्टिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग की यानी कि स्किल है, आपके स्क्रिप्टिंग सीखना मुश्किल नहीं है, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। IT पर्सन यानी कि जो नेटवर्क साइड से आ जाते हैं, या यानी कि वैसे रैंडमली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, उनके पास प्रोग्रामिंग की स्किल नहीं होती। डेवलपर्स ज़्यादा इजीली आ सकते हैं, बट उनको जो चैलेंज आता है, उनको डिप्लॉयमेंट्स में आता है कि अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इंजनएक्स की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, लिनक्स की स्किल्स कैसे हैं। मैंने अपने कोर्स में सिर्फ एक प्री रख रखा हुआ है कि एटलीस्ट
आपके पास लिनक्स की स्किल होनी चाहिए, लिनक्स की बेसिक्स की स्किल होनी चाहिए। मैंने लिनक्स का बेसिक एक कोर्स यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला भी हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है ताकि किसी को बेसिक नहीं भी पता ना तो एटलीस्ट आप बेसिक वहां से कवर कर लें, तो डेवलपर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास पाइथन की इतनी अच्छी स्किल है कि आप डेवलपमेंट में इतना ग्रो कर सकते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको डबल चीजों में आना चाहिए, लेकिन इट विल बी नहीं बेनिफिशियल। एक्चुअली ना उस्मान भी, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक्चुअली वॉलमार्ट के साथ काम कर रहा हूँ। तो रिसेंटली ये हुआ है कि आपको पता है कनाडा के अंदर ना तूफान आया था, तो उसकी वजह से ना वॉलमार्ट ने सारा ना स्विच किया अपना ना सर्विसेज को। जी जी तो उसकी वजह से ना फिर हम डेवलपर्स को ही काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो AWS पे करना, सॉरी AWS नहीं, वो वॉलमार्ट का अपना क्लाउड है एक। तो हमें जो है ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा। हम्म, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था कि फिर उसके बीच में ये हुआ कि ज़ाहिर सी बात है जब डेवलपर्स ने काम किया तो बहुत सी चीज़ें हम सीख गए वैसे ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट्स की जितनी एप्लीकेशंस जो हैं वो ईस्ट यूएस में पड़ी हुई थी, सॉरी SUS में पड़ी थी, उनको ईस्ट US 2 में लेके, तो वो वैसे ही मतलब डेवॉप्स की बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली। तो इस वजह से मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब अगर एक डेवलपर जो है वो इस साइड पे आता है डेवॉप्स वाली साइड पे, तो मतलब उसके लिए कैसा है? बहुत अच्छा है। आपको अगर डिप्लॉयमेंट्स आपने चीज़ें का अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है, तो ये इसलिए बेनिफिशियरी है। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जिस चीज़ में मार खाते हैं ना डेवऑप्स में, मैं जिस तरह अगर अपनी भी बात करूं, क्योंकि मैं डेवलपर नहीं हूं, मेरी जो बैकग्राउंड है वो सारा IT का है, लेकिन जहां जाके मुझे जो चैलेंजिंग पार्ट अपनी फील्ड में लगता है ना, जो डेवऑप्स में लगता है, वो ये होता है कि जब आपको स्क्रिप्टिंग का कोई क्लाइंट ऐसा मिल गया जहां पर आपको एक्सट्रीम किस्म की स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, तो वहां जाके हमें प्रॉब्लम आता है। मेरे कई US के स्टूडेंट्स हैं, रहे भी हैं और अभी भी हैं, और यूके के भी हैं, जो कि IT से नेटवर्क साइड से भी उन्होंने ये कहा है कि अब नेटवर्क्स में भी इस लोगों ने स्क्रिप्टिंग पाइथन और बैश की स्क्रिप्टिंग डाल दी है। तो इसीलिए अगर आप लोगों के पास तो पहले से ये प्रोग्रामिंग की स्किल होती है, तो आप लोगों के लिए इजी है डेवऑप्स के अंदर जंप इन करना और उसको लर्न करना, और आप लोग ज़्यादा जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं इस चीज़ में। सही है। तो जी उमर, क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। जी जी उस्मान में। ओके, मैं मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम थोड़ी बार फिर लेते हैं। मैं अगला, क्योंकि कोर्स कंटेंट भी थोड़ा सा कवर करना है आज, एक ओवरव्यू सेशन है जिसमें आप लोगों को इंशाल्लाह काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी AWS के बारे में मजीद मिल जाएगी कि AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, AWS की सर्विसेज हैं कौन कौन सी, और उसमें हम कर क्या कह सकते हैं। तो वो एक शॉर्टली मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ और भी मजीद पता चले। अच्छा, AWS का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी सर्विसेज है, ये AWS की वेबसाइट से मैंने चार्ट लिया हुआ है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्लाइड्स जो है ना वो ये वाली शायद पुरानी होगी, इसमें मजीद सर्विसेज भी डाल चुकी हुई है। AWS अपने जो पूरे प्लेटफॉर्म को ना सेग्रीगेट करता है मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क्स के अंदर काफी सारी सर्विसेज हैं, कंप्यूट के अंदर काफी सारी सर्विसेज हैं, इसी तरह स्टोरेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, एनालिटिक्स है। अब एनालिटिक्स के अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज ऐड हो चुकी हुई हैं, डेटाबेसेस हैं, ये ऑपरेशंस हैं, फिर SaaS के अंदर भी आ जाती हैं एप्लीकेशंस और ये सारी। तो ये AWS का प्लेटफॉर्म है, उसकी AWS की सर्विसेज का एक शॉर्ट सा एक ग्राफ है। AWS का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि AWS कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। AWS के तकरीबन 22 नहीं, अब तकरीबन 25 रीजन हो चुके हैं। रीजन्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। AWS की अवेलेबिलिटी जोन 75 प्लस हो चुके हैं। AWS की एज लोकेशंस भी 200 प्लस हो चुकी हुई हैं। ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, इसलिए यहाँ पर क्या नाम है, ये आ रही है AWS की वेबसाइट से ये लिया हुआ है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि AWS का रीजन होता क्या है। AWS का रीजन एक्चुअली होता है कि इट्स अ ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब है कि मैं इसकी वैसे हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट क्या किसको कहते हैं। अब सब कॉन्टिनेंट जो है वो कोई ना तो कोई मुल्क है, ना कोई कंट्री है, ना कोई सिटी है, इट्स जस्ट अ एरिया। तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये सारे इस तरह से आ जाते हैं। तो अब इट्स अ सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट इट्स जस्ट अ ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो AWS ने क्या किया हुआ है, AWS ने अपने डाटा सेंटर्स को ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफाइन की हुई है, रीजन्स उनको कहते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर, US के अंदर AWS के तकरीबन 4-5 रीजन्स हैं। AWS ने अपने US ईस्ट को अलग एक रीजन डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि वेस्ट को अलग डिक्लेयर किया हुआ है, और इसके अलावा भी एक है AWS का गॉफ क्लाउड है, उसको भी अलग उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, बल्कि वो नीचे यहाँ पर आ रहा है, उसको डिक्लेयर किया हुआ है। अगर मैं पाकिस्तान के नियरेस्ट बताऊं तो पाकिस्तान से नियरेस्ट मुंबई में है, तो AWS का जो रीजन मुंबई है। अब मुंबई इट्स अ रीजन। अब उस रीजन के अंदर कितने डाटा सेंटर आते हैं ये क्वेश्चन आता है। तो AWS के जो डाटा सेंटर्स होते हैं, AWS के जो डाटा सेंटर्स हैं उनको हम लोग AWS के जो डेटा सेंटर्स हैं उनको हम लोग अवेलेबिलिटी जोन्स कहते हैं।
अवेलेबिलिटी जोन्स का मतलब होता है कि AWS कहता है कि मेरे एक रीजन के अंदर मिनिमम 2 से 3 मिनिमम जो है वो डेटा सेंटर्स होंगे, यानी अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे। अब अवेलेबिलिटी जोन्स ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, अब मैं ये अगर इसको इस तरह से एग्जांपल लूं कि मुंबई की मैंने जो एग्जांपल दे रहा था कि मुंबई इज अ AWS रीजन, तो उस रीजन के अंदर कितने डेटा सेंटर्स होंगे, तो AWS की जो क्या नाम है डॉक्यूमेंटेशन, उसके अकॉर्डिंगली AWS के एक रीजन के अंदर, मुंबई के रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं पे, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये 2 लिखा हुआ है लेकिन अब 3 हो चुके हुए हैं। तो AWS की पुरानी स्लाइड है, AWS के ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है, AWS का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है नॉर्दर्न वर्जीनिया। नॉर्दर्न वर्जीनिया यूएस का जो रीजन है, यूएस ईस्ट, उसके अंदर आता है एक रीजन, उसके अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अब अवेलेबिलिटी जोन्स क्यों इतने बनाए हुए हैं, अब इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन का मतलब है कि मैं कहता हूँ मेरा क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया का। अब मैं देखूंगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कौन सा रीजन है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ से मैं देखूंगा ऑस्ट्रेलिया में ये है सिडनी। सिडनी के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अपने क्लाइंट को कि भाई आप अगर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी रीजन में अपना डेटा होस्ट करवाएंगे या अपनी एप्लीकेशन होस्ट करवाएंगे, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके पास जो है क्या नाम है हाई अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप अपना डेटा एक Amazon आपका एक रीजन के अंदर रखता है, तो वो एक रीजन के अंदर एक डाटा सेंटर में नहीं रखता, बल्कि वो 3 डाटा सेंटर्स के अंदर रखता है, यानी उसको हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपका डेटा हाईली अवेलेबल होगा, कि अगर Amazon का एक, क्योंकि वो फिजिकल लोकेशंस होती हैं, अगर एक डेटा सेंटर कभी किसी वजह से उसकी पावर सप्लाई में कोई इशू आ गया, उसकी कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू आ गया, या कोई उस एरिया के अंदर उस शहर के अंदर कोई तूफान आ गया जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी और किसी भी रीजन की वजह से उनका वो क्या नाम है डाटा सेंटर अनरीचेबल हुआ, तो कोई मसला नहीं है, Amazon क्या करेगा, आपके सिडनी ही रीजन के अंदर किसी और डेटा सेंटर से आपकी ट्रैफिक को होस्ट कर देगा। और अगर उसमें भी इशू आ गया तो तीसरा है, और अगर पूरे के पूरे रीजन में इशू आ जाए तो Amazon आपको ये अवेलेबिलिटी भी देता है कि आप फौरन से अपनी एप्लीकेशन किसी और रीजन में, ये इंडोनेशिया इसमें कर लें, इंडिया है इसमें कर लें, चाइना है उसमें कर लें, अमेरिका है उसमें कर लें, यूके, लंदन, ये यूरोप में बहुत सारे हैं उसमें कर लें। तो रीजन्स बनाने का मेन पर्पस ये है, रीजन की डेफिनेशन ये कि इट्स जस्ट अ ज्योग्राफिकल लोकेशन इन विच वी हैव मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। मिनिमम वी हैव एट लीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन्स, जहां पर हमारे पास 2 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। और अवेलेबिलिटी जोन्स जो है वो मैंने आपको बताया कि इट्स फिजिकल डेटा सेंटर्स जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो हम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल रीजन जो मैंने आपको बताया है, उसकी तो मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि वो फिजिकल कोई लोकेशन नहीं होती, वो एक जस्ट एरिया होता है जिसके अंदर मल्टीपल आपके डेटा सेंटर्स होते हैं। तो रीजन्स अवेलेबिलिटी जोन, AWS की जो इंफ्रास्ट्रक्चर Amazon ने उसको डिवाइड किया हुआ है रीजन्स में, अवेलेबिलिटी जोन्स में, एज लोकेशंस में और रीजनल एज लोकेशंस में। मैं इंशाल्लाह ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने सिर्फ रीजन्स की हैं, रीजन्स बता दिए कि इट्स अ ज्योग्राफिकल लोकेशंस। अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में आपको बताया कि इन विच वी हैव मल्टीपल, ये जो हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं वो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं हमारे पास, और एज लोकेशन आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं रीजन्स। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इतना लाइक नहीं करता कि मैं आपको स्लाइड सारी इंग्लिश पढ़ के सुनाऊं और उसमें टाइम वेस्ट करूं। मेरा पढ़ाने का हमेशा से ये रहेगा जब तक आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं कि मैं अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा, और जहां आपको लगेगा कि भाई मुझे अगर इंग्लिश पढ़ के बतानी है तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा, बट मोस्टली मैं आपको अपनी ईजी वर्डिंग में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है ईजी वर्डिंग ही रह जाती है माइंड में, बाकी इंग्लिश नहीं रहती इतनी माइंड में। तो इस वजह से तो रीजन्स मैंने वही बता दिए, वही चीजें लिखी हुई हैं। AWS रीजन प्रोवाइड मल्टीपल आइसोलेटेड फिजिकल सेपरेटेड हैज कनेक्टेड विद लो लेटेंसी। मैंने बताया कि ये ज्योग्राफिकल रीजन होता है, रीजन होता है जिसके अंदर फिजिकल सेपरेटेड लो लेटेंसी एरियाज होते हैं, जिनको हम वो अवेलेबिलिटी जोन्स कहते हैं ना। ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हमारे पास क्या नाम है अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, और जो रीजन्स हैं उनको AWS डिवाइड करता है। जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो इस तरह से लिए जाते हैं कि ज्योग्राफिकल सेपरेशन आपको मिल जाती है, जियोपॉलिटिकल आपको सेपरेशन मिल जाती है, और लोकेशन कंट्रोल भी आपके पास अवेलेबल होता है। मतलब क्या है जियोग्राफिकल सेपरेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ मुंबई में होस्ट करनी है या आपने लंदन में होस्ट करनी है। आप अपनी एप्लीकेशन को ज्यादा बेटर तरीके से सर्व करने के लिए, कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपनी एप्लीकेशन की ज्यादा अच्छी अवेलेबिलिटी के लिए क्या नाम है सिडनी में भी होस्ट कर लेते हैं रीजन में, और लंदन रीजन में भी होस्ट कर लेते हैं।
ज्यादातर ट्रैफिक लंदन में होस्ट हो रही होती है, लेकिन उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन को कोई इशू होता है तो वो आपकी उधर स्विच हो जाती है। मैं ज्यादा बोर नहीं करता, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज की। इस कोर्स के अंदर ये लैब भी हमने परफॉर्म करनी है, वैसे तो बहुत सारी लैब्स हैं, ये लैब भी हम परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन 2 डिफरेंट रीजन्स में होस्ट करके दिखाऊंगा, और हम उस एप्लीकेशन को उसकी जो मेरा डोमेन मैंने परचेज की हुई उस डोमेन के थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे। मैं जानबूझ के एक रीजन को पूरा सा ऐसे डिक्लेयर कर दूंगा जैसे वो डाउन हो गया। ये कंट्रोल होता है हमारे पास, वो एक्चुअल में डाउन नहीं हो जाता, हम उसको शो करते हैं कि भाई वो एप्लीकेशन सर्वर्स क्रैश कर गए हैं या कुछ। तो मैं जानबूझ के सर्वर्स क्रैश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि विद इन अ सेकंड आपकी ट्रैफिक दूसरे रीजन में जानी शुरू हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। यानी कि हमें तो, क्योंकि AWS का कंट्रोल हमारे पास होगा, तो हमें पता चल रहा होगा कि भाई हम लोगों ने इसको डाउन किया है तो हमारी ट्रैफिक स्विच हुई है। लेकिन जो एप्लीकेशन यूजर होगा उसको वैसी एप्लीकेशन नजर आ रही होगी जैसे पहले नजर आ रही थी, लेकिन एक्चुअल में पूरा रीजन स्विच हो चुका होगा। तो वो लैब भी हम इसमें परफॉर्म करेंगे, तो उसमें आपके पास ये आपको मिल जाएगा और आप लोग भी उसको कर लोगे। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन के बारे में आपको वैसे बता चुका हूँ कि एक्चुअल जो डेटा सेंटर फिजिकल डेटा सेंटर्स होते हैं वो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, कि आपके पास मल्टीपल, यानी कि एक बात इसको इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि डेटा सेंटर से रिलेटेड अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जो फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं, और ज्योग्राफिकल रीजन्स जो है, एरियाज जो है वो आपके पास आ जाते हैं रीजन्स। अच्छा, ये मैंने स्लाइड अपने ही AWS कंसोल से ली हुई है, मैं भी आपको AWS कंसोल भी दिखा दूंगा मैंने लॉगिन करके। लेकिन AWS ने क्या किया हुआ है कि आपके ये जो रीजन्स है ना, रीजन्स की लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ रही होती है, बल्कि ऐसा करते हैं यहाँ पर दिखाने के बजाय मैं आपको एक्चुअल में कंसोल से दिखाता हूँ, जो जिस पे आप लोगों ने कोर्स पढ़ना है सारा। तो हम उस पर लॉगिन करते हैं, console.aws.amazon.com है, इस पे ही आप लोगों के यूजर्स बन जाएंगे। कल इंशाल्लाह उजैर से कहूंगा कि वो आपके यूजर्स सारे क्रिएट कर देगा। अभी जिस मैं अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ माइट भी शायद कल ये अकाउंट नहीं होगा, यानी कि मेरे पास एक और अकाउंट है वो हम लोग यूज करते हैं फॉर क्लासेस, तो हम उसी को यूज करेंगे। अच्छा, ये मैंने एक MFA भी लगाया हुआ है, ये होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको कहते हैं, कि मेरा अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड कोई ले भी जाए ना तो भी मेरा अकाउंट सिक्योर रहता है। वो इस तरह के मेरे पास मोबाइल पे एक वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की एक ऐप हुई हुई है जिसका कोड मैं एंटर करूंगा, एक मैं मोबाइल से एंटर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, तो वो फिर ये यहाँ पर उसको एक्नॉलेज करेगा। जस्ट एक मिनट, 995426, तो ये मैंने मोबाइल से एंटर किया है। तो ये आप लोग काम करेंगे, कल हम लोग, कल या परसों हम इसकी, कल मेरे ख्याल से लैब इसकी परफॉर्म भी कर लेंगे MFA की, क्योंकि पहला काम ही यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ मैं हमेशा। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है, इसमें उस्मान लिखा हुआ है, वैसे एल्बिस टेक भी यहाँ पर कोई मसला नहीं तो इसको रीनेम किया जा सकता है। ये कंसोल है AWS का जिसके ऊपर AWS की तमाम सर्विसेज को कंट्रोल किया जा सकता है। ये वो मैं इस पेज को ना, इस कंसोल को वन स्टॉप शॉप भी कहता हूँ। वो इसलिए कि आपके पास इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको सर्वर्स क्रिएट करने हैं, आपको नेट डेटाबेसेस क्रिएट करनी है, स्टोरेजेस क्रिएट करनी है, बल्कि आपको सर्विसेज दिखाता हूँ AWS की कितनी है। कंप्यूट सर्विसेज ये सारी हैं, स्टोरेज सर्विसेज हैं, डेटाबेस सर्विसेज हैं, मशीन लर्निंग की ये कितनी सारी सर्विसेज हैं, फ्रंट एंड वेब की भी, AR VR, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, मैनेजमेंट गवर्नेंस, उसके अलावा मैनेजमेंट इसकी जो माइग्रेशंस की हैं, नेटवर्क्स की हैं, ये डेवलपर टूल्स हैं, कोड कमिट, कोड पाइपलाइन, ये रोबोटिक्स की हैं, IoT की यहाँ पर होंगी कहीं, ये IoT की हैं, तो गेम डेवलपमेंट, यानी कि आप जो चीज सोच सकते हैं ना वो सब कुछ है। मैं ये बल्कि इसकी एग्जांपल इस तरह भी देता हूँ कि अगर आपने 1 GB की यानी कि 1 MB की फाइल स्टोर करनी है, वहां से लेके अगर आपको सैटेलाइट के अंदर भी कुछ सर्विस चाहिए तो आपके पास AWS सैटेलाइट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आप कुछ छोटी चीज पढ़ रहे हैं। AWS हम अपने कोर्स में नहीं सब कुछ कवर करेंगे, ऑब्वियसली मैं मशीन लर्निंग और सैटेलाइट वाली चीजें तो नहीं कवर करूंगा, इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विस, ब्लॉकचेन है। लेकिन द पर्पस इज दैट कि आप जो चीजें कवर करेंगे, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं जो कि दुनिया में इस टाइम हाईली डिमांडेड है। और जब आप एक क्लाउड को कवर करेंगे तो आपके पास बाकी क्लाउड को कवर करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, यानी कि आप उसको लर्न कर सकते हैं। मैं मजीद टाइम नहीं वेस्ट करता, रीजन्स दिखा देता हूं। AWS के रीजन्स यहां पर अवेलेबल होते हैं। मेरे पास कितनी बड़ी एक्सेस है, यानी कि अगर तारीफ करने की बात है कि अगर मैं अभी 1 मिनट में आप मुझे ये कहें कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वर चाहिए, तो मैं यहां से फौरन ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, सिडनी, वेरी सिडनी में जाऊंगा, ये देखें, और वहां पर जाके इसको मैं क्रिएट कर लूंगा सर्वर को।
इसके अंदर में देखिए मैं सिडनी में आ गया हूँ, यहाँ जो मैं सर्वर क्रिएट करूंगा वो इसमें क्रिएट होगा। मुझे क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे जो ना साउथ कोरिया में चाहिए, तो मैं यहाँ से सियोल में चला जाऊंगा, सियोल में जाके जो मैं चीज क्रिएट करूंगा। मुझे जहां जिस जिस भी मेरा क्लाइंट्स हैं जिनकी साउथ कोरिया के भी क्लाइंट्स हैं, जिनके मैंने काफी सारे चीजें सेटअप की हैं, वो यहाँ पर मैंने सेटअप की हैं। उसके अलावा टोक्यो जो जिस ये है उसका पूरा का पूरा क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से AWS ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंदर कई रीजन अभी और लॉन्च हो रहे हैं AWS के। तो ये रीजन आपके पास स्विच करना इजी है, सर्विसेज क्रिएट करना इजी है, आप वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो ये एक शॉर्ट सा मैंने ओवरव्यू दिया है। अच्छा AWS करता क्या है, एक AWS रीजन्स जो है ना, AWS ने अपने रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है, क्या नाम है इस चीज में, US ईस्ट, US वेस्ट और इस तरह से डिक्लेयर किया हुआ है। Amazon क्या करता है कि Amazon रीजन्स को डिफाइन करता है इस तरह से, चलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, शायद ज्यादा बेटर हो जाएगा। AWS करता है कि आपके अपने रीजन्स को ना डिफाइन करता है, US ईस्ट 1, US ईस्ट 2, US वेस्ट 1, वेस्ट 2। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई AWS का जो ओहायो रीजन है उसका कोड क्या है। कोई भी ऐसा फुलिश क्वेश्चन नहीं करता है AWS हमेशा कॉन्सेप्चुअल सवाल क्वेश्चंस करता है एग्जाम के अंदर। इसके मोस्टली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मजेदार चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने लगा था वो ये है कि Amazon रीजन्स को इस तरह से डिवाइड करता है, और Amazon अपने अवेलेबिलिटी जोन्स को डिफाइन करता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न वर्जीनिया सबसे बड़ा AWS का रीजन है। बल्कि मेरा एक स्टूडेंट था, पाकिस्तानी था, जो कि नॉर्दर्न वर्जीनिया में AWS के अवेलेबिलिटी जोन के पास ही रहता था, क्योंकि उसने बताया कि AWS का डाटा सेंटर भी है। तो वैसे ही बता रहा हूँ, वो AWS ने क्या किया है, AWS अपने अवेलेबिलिटी जोन्स को डिवाइड करता है US ईस्ट 1A 1B 1C 1D 1E 1F, क्योंकि इसके 6 हैं तो ये उधर तक जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लंदन है, लंदन के 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, तो इन्होंने क्या किया हुआ है EU वेस्ट 2A 2B 2C। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, AWS ने कभी भी ये नहीं जाहिर किया होता कि आपको, आप अगर सपोज है कि लंदन में रहते हैं और आप ये कहें कि मैं AWS के डेटा सेंटर के बाहर खड़ा हूं, तो मैं ये बता सकता हूं कि ये 2A है 2B है या 2C है। Amazon ये कभी डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि एक बात याद रखना कि एक AWS की डॉक्यूमेंटेशन है जिसका नाम है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होता है, इसका मतलब होता है कि Amazon कहता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है। Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा सेंटर्स को मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना, उसकी केबलिंग करना, सर्वर्स को रैकिंग में लगाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कूलिंग फैक्टर्स, हर चीज को मैनेज करना। AWS के ऑन प्रेमिसेस फिजिकल जो चीजों को मैनेज करना AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लॉजिकल चीजें हैं, यानी कि AWS के ऊपर सर्वर क्रिएट करना, AWS के ऊपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना, जो यहां पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने अपना सर्वर क्रिएट किया और उस सर्वर को दुनिया के लिए पब्लिक छोड़ दिया और मेरा सर्वर हैक हो गया, तो Amazon रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लोकेशन की है। आप ये Amazon ने आपको बता दिया कि भाई जब आप बल्कि सर्वर क्रिएट करते हैं ना और जब दुनिया के लिए ओपन छोड़ भी देंगे ना, तो Amazon आपको एक अलर्ट भी देगा ऊपर कि भाई आपने ये चीज गलत कर रहे हो। लेकिन हम अमूमन करते हैं, क्योंकि कई चीजें हमने वेबसाइट अपनी पर्सनल तो नहीं रखनी होती, वेबसाइट तो दुनिया के लिए बना रहे होते हैं, तो हम उसकी जो ट्रैफिक होती है पोर्ट 80 की या पोर्ट 443 की, वो हम दुनिया के लिए इनेबल करते हैं। तो चीज ये है कि जो चीज हम लोगों ने इनेबल करनी है वो हमें इंटेंशनली पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये ना हो कि हम अनइंटेंशनली कोई चीज कर दें। तो ये चीजें होती है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में। मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाता हूँ। तो मैंने सिर्फ ये बताना था कि 1A 1B ये किस तरह से डिवाइड किया होता है अवेलेबिलिटी जोन्स को। और इसके बाद सॉरी ऐसा मैं यूज कर रहा हूँ मिंट लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो इसका जो पावर पॉइंट है ना ये हमेशा शुरू से स्टार्ट होता है। तो ये इसके अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, इन्होंने इस तरह से सेग्रीगेट किए हुए हैं। इसी तरह अब मैं आपको सिडनी के भी दिखा देता हूँ कि ये अगर 3 किसी के रीजन्स हैं तो उसके लिए वो 2A 2, इसको कहते हैं AP साउथ ईस्ट 2A। AP का मतलब बनता है एशिया पैसिफिक साउथ ईस्ट, तो ये लोकेशन बनती है, तो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। बाकी मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि AP से बनता क्या है, यानी कि बस वैसे एग्जाम में नहीं कभी भी पूछेगा आपसे। अच्छा एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादातर मेरे पढ़ाने का मेथड होता है कि मैं पेंट पे बहुत सी चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो अगेन मैं पेंट पे जाऊँगा। ओके अच्छा, ये एजुकेशन होती क्या है, एजुकेशन कहते हैं, सॉरी इसको EL लिख देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिखता। एजुकेशन कहते हैं कि Amazon कहता है कि अगर सपोज दैट कि ये US है,
ये आपका यूरोप है, ये एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। एज लोकेशंस भी AWS की फिजिकल लोकेशंस होती हैं, ये बात याद रखना। फिजिकल लोकेशंस होती हैं, लेकिन ये ना तो रीजन होते हैं और ना अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। Amazon कहता है कि अगर आप बैठे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर पाकिस्तान में आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है वो चल रही है यूएस में, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आपकी ऐप जो है वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन आपके कस्टमर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, यहाँ पर आपके कस्टमर्स यूरोप से भी आते हैं, और पाकिस्तान से भी कस्टमर्स हैं जो कि यूएस में जाके यानी कि अपनी एप्लीकेशन, यानी कि मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि सपोज दैट कि ये आपकी एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स है, ये आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो नेटफ्लिक्स है, और नेटफ्लिक्स पे आप भी मूवी देख रहे हैं, यूरोप से भी कोई बंदे बैठ के देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं सारे। अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर मैं एक्चुअल में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलूं, तो आपकी एप्लीकेशन ने यूएस की पूरा ये ट्रैवल करके पाकिस्तान तक वेबसाइट अपनी यानी कि अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करना है, यूरोप वालों को भी इसने यहाँ से होस्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी यहीं से होस्ट करना है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसका ड्यूरेशन इनका कितना होगा और लिटेंसी कितनी होगी। इंटरनेट में लिटेंसी कहते हैं कि आपकी पिंग यानी कि मैंने आपको हेलो किया और आपने मुझे रिस्पॉन्स किया, उसमें जितना टाइम होता है उसको लिटेंसी भी कहते हैं, टाइम टू लिव भी कहते हैं, यानी कि मैंने एक्नॉलेजमेंट जिसको कहते हैं। तो बात ये होती है कि यहाँ जो नेटवर्क की ट्रैफिक होती है वो भी हैंड शेकिंग में जा रही होती है, यानी कि मैंने आपको हेलो किया और आपने मुझे एक्नॉलेज किया, यानी कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे दी, उसमें जो टाइम लगता है उसको हम लिटेंसी कह सकते हैं। तो बात ये है कि अगर मेरी ट्रैफिक यहीं से जा रही होती तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि शायद मुझे यहाँ पर तकरीबन 100 मिली सेकेंड की लिटेंसी आ रही होती, इसको शायद 200 मिली सेकेंड की आ रही होती, और इसको शायद 50 मिली सेकेंड की आ रही होती लिटेंसी, यानी कि अब ट्रैफिक इतनी देर से यहाँ पर पहुंचती। लेकिन Amazon ने क्या किया हुआ है, Amazon ने क्या आपके पास एक फीचर दिया हुआ है जो कि आपके हर रीजन के अंदर होता है, उसको कहते हैं एज लोकेशन। एज लोकेशन यूज होती है जस्ट फॉर द कैशिंग पर्पसेस, ये बात याद रखना, जस्ट फॉर द कैशिंग पर्पसेस, कि वो क्या करती है, आपका जो कंटेंट होता है एक्चुअल में चाहे यहां पर भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपका कंटेंट आपकी नियरेस्ट लोकेशन पे कैश हो जाता है। कैश होने का मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया के यूजर अमेरिका नहीं जाएंगे, बल्कि इस कैशिंग सर्वर से डेटा यहां से लेके यहाँ पर आ जाएंगे। पाकिस्तान के में भी कैशिंग सर्वर लगा हुआ है इनका, वहां से वो ले लेंगे, यानी कि वो लगाते नहीं सर्वर, वो क्या करते हैं किसी सर्विस, यानी कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने जहाँ तक सुना हुआ है कि पाकिस्तान में PTCL के साथ किया हुआ है इन्होंने, तो वो वहां पर आपको मिल जाता है। यूरोप में उनके पास कोई है। एज लोकेशंस के बारे में मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि एज लोकेशंस जो होती हैं वो एक फिजिकल लोकेशन होती है, लेकिन वो Amazon की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, यानी कि जहां पर आम लोग रहते हैं, वहां पर कैशिंग सर्वर्स लगे होते हैं कैशिंग प्रोवाइड करने के लिए, जो कि यानी कि आपके यूजर्स को, उस कंट्री के यूजर्स को वहां से ही रिस्पॉन्स बैक कर देते हैं ताकि आपके पास लेटेंसी ज्यादा ना हो। मैं इसकी एक एग्जांपल बड़ी हमेशा देता हूँ, देसी एग्जांपल जिसको मैं कहता हूँ कि सपोज दैट कि अगर लाहौर के अंदर या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री सिटी के अंदर, अगर या लाहौर के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास एक ही शूज की शॉप होती, यानी कि बाटा की मैं कहता हूँ एक ही शॉप होती, वो भी फोर्ट्रेस में होती, तो क्या पूरे लाहौर से हर बंदा जाके फोर्ट्रेस में जाके चीजें लेता या वहां से बाटा से जाके चीजें लेता? तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को ज्यादा अच्छा सर्व करने के लिए उनके विद इन अ किलोमीटर जो है वो फ्रेंचाइजीज ओपन कर दी। अब जिसने भी जाना है तो वो नियरेस्ट लोकेशन से जाके ले लेता है, ना कि फोर्ट्रेस से जाके लेता है। वो वैसे फिरने गया हो तो अलग बात है, लेकिन उसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि उनकी उनकी सेल्स बढ़ गई ना, जितना अच्छा कस्टमर को सर्व करेंगे उतनी अच्छी सेल। तो कैशिंग भी इसी तरह ही चलती है कि आपको पूरा का पूरी लोकेशन यानी कि डिस्टेंस तय करके लेटेंसी यानी कि लाने की जरूरत नहीं है। आपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो आप एज लोकेशन यूज करते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल के अंदर क्लाउड फ्रंट की एग्जांपल एक दी थी, तो क्लाउड फ्रंट AWS की सर्विस है जो कि एज लोकेशन यूज करती है। बहुत कम AWS की सर्विसेज हैं जो कि एज लोकेशन यूज करती है, उनमें से एक सर्विस जो है वो क्लाउड फ्रंट है, जिसको हम पढ़ेंगे और हम एक लैब भी परफॉर्म करेंगे। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक लैब परफॉर्म करवाऊंगा जिसमें हम एक पाइथन का स्क्रिप्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं कुछ कंटेंट AWS के ऊपर होस्ट करूंगा और आप लोगों को उस पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू दिखाऊंगा, फिजिकली दिखाऊंगा कि अगर मैं उस डेटा को अमेरिका से जाके डायरेक्टली एक्सेस करूं तो मेरे पास कितनी लेटेंसी आ रही है, और जब मैं उसी कंटेंट को कैशिंग ऑन करने के बाद एक्सेस करूंगा तो कितनी आएगी। तो आप खुद देखेंगे उसमें कम से कम 1/3 का डिफरेंस होगा, बेटर परफॉर्मेंस होगी।
तो ये जब हम लोग खुद परफॉर्म कर लेंगे, देन जब मैं इस काबिल हूं तो मैं जाके कस्टमर को बता सकता हूं कि भाई मेरे पास ये फीचर भी अवेलेबल है, मुझे इंप्लीमेंट भी करना आता है, और उसको यूज करने से आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये चीज हम लोग उसमें ना लैब में इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, और वो मेरा तीसरी चौथी लैब भी होगी हमारी। तो ये एजुकेशन है। मैं इसलिए थ्योरी में नहीं जा रहा, आप लोग थ्योरी खुद भी पढ़ सकते हैं, बट इट्स द सेम थिंग जो मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन की है। अच्छा, ये वेबसाइट है, ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। असल में ये जो इसके थोड़ा सा कंटेंट गलत आ रहा है ना, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि बिकॉज आई एम यूजिंग मिंट, तो उसमें थोड़ा सा वो जो है ना पावर पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, AWS की एक वेबसाइट है, उसको कहते हैं AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। AWS की वेबसाइट है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लिंक मैंने डाला था, इंफ्रास्ट्रक्चर डॉट समथिंग होता है, जस्ट एक मैंने स्लाइड में डाला हुआ मेरे ख्याल से, ये है मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर डॉट AWS है मेरे ख्याल से। ये AWS की वेबसाइट है। ये AWS ने पूरा मैप दिया हुआ है अपने पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का। मुझे एक मिनट आप दें, मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लूँ। अच्छा, ये मेरे ख्याल वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं हो रही, या मैं शायद लिंक नहीं शायद यूज कर रहा सही। अच्छा, उसमें क्या बेनिफिट था, आपके पास पूरा ग्लोब आ रहा होता है, उस ग्लोब को क्या नाम है स्क्रॉल करके तो देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स कहाँ कहाँ हैं, एज लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इनके नेटवर्क्स कैसे चल रहे हैं, उनकी ये जो ट्रैफिक है ना, ये भी दिखा रहे हैं एक्चुअल में। एक्चुअल ये जो लाइंस आपको एक्चुअल में नजर आ रही हैं, ये एक्चुअल में इनकी एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर से फिजिकली कनेक्टेड है। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है कि देखें, आपको अगर अपनी ट्रैफिक आपका यानी कि अपना डेटा पाकिस्तान से, या कह सकते हैं कि आपने अपना डेटा जो है वो सिंगापुर में रखा हुआ है और आपको अमेरिका में मूव करना है, तो आप अपना डेटा जब सिंगापुर से अमेरिका में मूव करेंगे तो अमेज़न आपका डेटा पब्लिक इंटरनेट के थ्रू नहीं बल्कि AWS के इंटरनेट के थ्रू लेके जाएगा। और AWS के जो बिटवीन रीजन्स जो इंटरनेट लगा हुआ है वो ऑब्वियसली उनका बहुत बेटर लगा हुआ है और ज्यादा सिक्योर भी है, तो वो आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं इसको वो नहीं करता, बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि इसने फिर शुरू से स्टार्ट हो जाना है। तो अच्छा, अब आगे देखते हैं AWS की रिजिलियंसी देख लेते हैं। रिजिलियंसी होता क्या है? रिजिलियंट का मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो कितनी जल्दी जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप को मैनेज करती है, यानी कि अब कैसे अपने आप को ऑटोमेटिकली अवेलेबल करती है। तो इसलिए AWS ने क्या किया हुआ है, AWS ने अपनी रिजिलियंसी को 3 तरह से डिफाइन किया हुआ है, ग्लोबल रिजिलियंट सर्विसेज के थ्रू, रीजनल के थ्रू और अवेलेबिलिटी जोन्स के थ्रू। अच्छा, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? AWS ने क्या किया हुआ है, AWS ने अपनी सर्विसेज को डिवाइड किया हुआ है। कुछ सर्विसेज AWS की ग्लोबल होती हैं। ग्लोबल का मतलब है कि Amazon की एक सर्विस है IAM, ये सर्विस हमारा कल पहला चैप्टर इसी से स्टार्ट होगा। ये वो सर्विस है जिसके अंदर हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, रोल्स क्रिएट करते हैं, पॉलिसीज क्रिएट करते हैं आप लोगों की, यानी कि अपने अपने क्लाइंट्स की, या क्लाइंट्स की नहीं, अपने कह सकते हैं कि मेरी टीम है, मैंने अपनी टीम को के यूजर्स क्रिएट करने हैं, तो मैं वो यहाँ पर क्रिएट करूंगा कि आप लोग कि कौन सा पर्सन क्या काम कर सकता है, तो वो ये है। तो ये देखिए, ये सर्विस AWS की ग्लोबल है, इसमें देखिए सारे रीजन्स डिसेबल हो गए हैं कि यहाँ पर बनाया हुआ, यानी कि मैंने अगर सपोज दैट कि यहाँ पर अली का कोई यानी कि यूजर क्रिएट किया है, तो वो यूजर नॉर्दर्न वर्जीनिया, ओहायो, किसी भी रीजन में काम कर सकता है क्योंकि ये सर्विस ग्लोबल है। अब रीजनल, कुछ सर्विसेज रीजनल होती हैं, और रीजनल का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ सर्विसेज आपके पास Amazon की ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक रीजन में अवेलेबल है। जिस तरह AWS की ये रीजन है बहरीन, यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है, हाँ बहरीन, अभी मेरे ख्याल शायद उन्होंने इसीलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहरीन अभी लॉन्च हो चुका हुआ है, या मुझे नजर नहीं, हाँ ये है, सॉरी, मिडिल ईस्ट में आ रहा है। ये AWS ने लॉन्च कर दिया, लेकिन Amazon की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो अभी बहरीन में लॉन्च ही नहीं हुई। तो ये कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो Amazon ने, रीजनल सर्विसेज हैं जो कि Amazon ने बहरीन के लिए लॉन्च की है, अभी सारी नहीं हुई। लेकिन नॉर्दर्न वर्जीनिया ऐसा रीजन है जिसमें हर सर्विस AWS की जो लॉन्च होती है वो सबसे पहले नॉर्दर्न वर्जीनिया में ही लॉन्च होती है और उसके बाद फिर वो फर्दर आगे जाती है। तो इसलिए ये चीज आपकी यहाँ पर आ जाती है। और कुछ सर्विसेज Amazon की होती हैं जो कि अवेलेबिलिटी जोन यानी कि स्पेसिफिक होती हैं, एजी स्पेसिफिक कहते हैं उसको। उसका मतलब ये होता है कि मैंने अगर अपना Amazon का कोई सर्वर, अपना कोई सर्वर यहाँ पर क्रिएट करना है EC2 के अंदर, तो मेरा, अब मेरा शायद यहाँ पर एक चल रहा होगा, अगर वो चल रहा हो मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा वो सर्वर पूरे रीजन में नहीं चलता, वो किसी एक डेटा सेंटर के अंदर चलता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं, सारे बंद ही हैं। तो वो अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक है, एजी स्पेसिफिक कहते हैं उसको, कि मेरा वो सर्वर जो है वो चलेगा किसी भी स्पेसिफिक
अवेलेबिलिटी जोन में, और ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हम अपना सर्वर किसी स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में चलाते हैं, एक डाटा सेंटर में चलाते हैं, लेकिन फिर हम उसको डिजाइन करते हैं कि अगर ये क्रैश हो जाए तो इसको कहीं और चलना है, कैसे चलना है, वो सब चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये बात याद रखना कि कुछ सर्विसेज हमारी ग्लोबल होती हैं, कुछ सर्विसेज हमारी रीजनल होती हैं, और कुछ हमारी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब हम लोग फाइनली मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये एक वो पार्ट है आखिरी जिसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये कि मैं आप लोगों को अब ओवरव्यू दूंगा AWS की सर्विसेज का, सारी सर्विसेज का नहीं, क्योंकि AWS की तो तकरीबन अराउंड 200 सर्विसेज हैं, से भी ज्यादा है। तो लेकिन ये वो सर्विसेज हैं जो कि एक शॉर्ट ओवरव्यू होगा, क्या नाम है, जिसमें मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, लेकिन ये कि उसमें शॉर्ट ओवरव्यू में मैं आपको बता दूंगा कि AWS ने अपनी सर्विसेज को डिवाइड कैसे किया हुआ है, और उन सर्विसेज को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, उनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं अपनी लैंग्वेज में दूंगा, इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, वो उसमें वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, AWS ने नेटवर्किंग सर्विसेज में कुछ सर्विसेज डिवाइड की हुई, वैसे तो AWS की नेटवर्किंग सर्विसेज में बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी 3 सर्विसेज को। एक बात याद रखना है, मैंने ये कुछ एरोज लगाए हुए हैं अपनी स्लाइड्स में, ये एरो मैंने इसलिए लगाया कि ये एरो जहां पर भी आपको नजर आएगा मेरी इन स्लाइड्स के अंदर, आप लोग ये समझ जाना कि ये वो सर्विसेज हैं जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे भी, और इनकी हैंड्स ऑन लैब्स भी परफॉर्म करेंगे। डायरेक्ट कनेक्ट को हमने पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इसकी हैंड्स ऑन लैब परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये मैं इनको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। AWS की सर्विस है राउट 53। राउट 53 AWS की सर्विस है, बोर नहीं होना, इसको इंटरेस्टिंगली सुनना है, क्योंकि मैंने 1 लाइनर के अंदर या 2 लाइन के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ये सर्विस करती क्या है, लेकिन जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अंदर 2 चैप्टर है मेरे इस कोर्स में राउट 53 के, 2 से 3 चैप्टर्स मेरे BPC के हैं, तो यानी कि एक चैप्टर के पार्ट्स कह लें या चैप्टर कह लें, लेकिन वो उसके अंदर आते हैं। राउट 53 AWS की DNS सर्विस है। DNS का मतलब है कि अगर आप लोग ने अपनी डोमेन होस्ट करनी है, मुझे आप लोग कोई भी पर्सन ये कहता है कि सर क्या हम जिस तरह GoDaddy से डोमेन परचेज कर सकते हैं, तो या domain.com से कर सकते हैं, तो क्या यहाँ से AWS से कर सकते हैं? तो AWS ने अपना डोमेन रजिस्ट्रार बनाया हुआ है जिसका नाम है राउट 53, कि अगर मुझे usmanahmed.com परचेज करनी है तो मैं जाऊंगा राउट 53 पे सर्च करूंगा, वहीं से बुक करूंगा, वहीं पर मेरी DNS यानी कि डोमेन परचेज भी हो जाएगी, मैं वहीं से उठा के सर्वर अपना EC2 में होस्ट भी कर लूंगा, वहीं पर स्टोरेज भी रख लूंगा, यानी कि एक ही स्टॉप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो राउट 53 इसका एक यूजेज ये है, अदरवाइज इट्स अ DNS सर्विस। इसके अंदर और बहुत से फीचर्स हैं। हमारे कोर्स के अंदर 5 से 7 लैब्स हैं जो कि हम डिटेल्ड इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, डिटेल्ड इस राउट 53 के अंदर। सेकंड चीज आती है डायरेक्ट कनेक्ट। डायरेक्ट कनेक्ट AWS की सर्विस है जिसको कहते हैं कि AWS की कह सकते हैं कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव सर्विस है। अगर आप कहते हैं कि यानी कि मैं कहता हूं कि मैं लंदन में मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि वो चाहती है कि मैं अपनी ट्रैफिक को बहुत सिक्योरली AWS के डाटा सेंटर तक पहुंचाना चाहता हूं, और पहुंचाना भी मैं किसी इंटरनेट के थ्रू नहीं चाहता, मैं फिजिकल केबल के थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं, तो मैं उसको कहूंगा भाई AWS की सर्विस है डायरेक्ट कनेक्ट। उसका मतलब होता है कि Amazon आपके डाटा सेंटर को अपने डाटा सेंटर के साथ फिजिकली कनेक्ट कर देता है। ये एक्सपेंसिव सर्विस है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपका डाटा सेंटर आप Amazon के डाटा सेंटर से या आपका ऑफिस आपके Amazon के डाटा सेंटर से फिजिकली कनेक्ट हो जाएगा, तो इट्स मीन कि आपकी ट्रैफिक दुनिया में नहीं जाएगी, इंटरनेट पब्लिक पे नहीं जाएगी, और वो सिक्योर तरीके से प्राइवेटली वहां तक पहुंच जाएगी। तो ये सर्विस है। इसके बाद आते हैं VPC के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि VPC मेरे कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत बाकी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि VPC को हम कहते हैं वर्चुअल डाटा सेंटर। वर्चुअल डाटा सेंटर का मतलब होता है कि मैं डिजाइन करता हूं कि मेरे कौन से सर्वर्स प्राइवेट होंगे, कौन से सर्वर्स पब्लिक होंगे, मेरी कौन सी ट्रैफिक पब्लिक होगी, कौन सी ट्रैफिक प्राइवेट होगी। मैंने अपने नेटवर्क के अंदर आने वाली ट्रैफिक और जाने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर करना है। मैंने अपनी ट्रैफिक को आने वाली को जाने वाली को रिस्ट्रिक्ट करना है, IPs को कैसे ब्लॉक करना है, नेटवर्क लेवल की जितनी चीजें होती हैं मैक्सिमम वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसकी काफी डिटेल्ड चैप्टर है इस कोर्स के अंदर VPC का, तो उसमें आ जाएगा। सॉरी गला मेरा। अच्छा, कंप्यूट सर्विसेज कंप्यूट सर्विसेज में आ जाता है EC2 एंड ऑटो स्केलिंग। ये दोनों सर्विसेज हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनकी लैब परफॉर्म करेंगे। EC2 क्या है? EC2 को कहते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। मुझे आप में से कोई कहता है कि सर मुझे
5 GB यानी कि 4 GB रैम वाला और 2 वी प्रोसेसर यानी कि वर्चुअल प्रोसेसर्स वाला CPU वाला जो है वो सर्वर चाहिए, और चाहिए भी रेड हैट का, और सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं उससे कहूँगा EC2 में जाके सर्वर क्रिएट कर लो। अगर आपका कोई बड़ा क्लाइंट कहता है यार मुझे ना 500-700 GB वाला और कोई 100 प्रोसेसर वाला कोई सर्वर चाहिए, तो मैं क्या करूँ? मैं उससे कहूँगा EC2 में जाके क्रिएट कर लो। आपको अगर 1000 यानी कि 1 टेराबाइट रैम वाला और काफ़ी सारे वी सीपीयूज वाला सर्वर चाहिए, तो EC2 में जाके क्रिएट कर लेंगे। जो सर्वर्स क्रिएट, आपको विंडो सर्वर क्रिएट करना है, आपको लिनक्स करना है, आपको सेंटोस करनी है, रेड हैट करनी है, यूबंटू करनी है, सर्वर विंडो सर्वर 12, 13, 14, 19, 16 जितना जो भी करना है आपने करना है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक समझ लें कि इसके अंदर एक ऐप स्टोर भी होता है कि आप जहां पर जाके अपनी मर्जी का सर्वर भी, यानी कि जो लोगों ने बना के रखे हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में जाके। लेकिन बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सर्वर यहाँ पर अवेलेबल होता है, जो कि आप 5 क्रिएट करें, 5 मिनट यूज करें, बंद कर दें। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव सर्विस, जिसकी वजह से AWS यानी कि या कोई भी क्लाउड पॉपुलर हुआ था कि इट्स अ पे एज यू गो सर्विस। जितनी देर आप सर्वर चलाएंगे आपको उसका पे करेंगे, जब आप सर्वर बंद कर देंगे उसकी पेमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बड़ी रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम इंशाल्लाह कोर्स में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, पूरे 2 या 3 चैप्टर यानी कि हैं टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी हैंड्स ऑन लैब्स हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। ऑटो स्केलिंग मैंने जिस तरह बताया कि EC2 एक अट्रैक्टिव फैक्टर है क्लाउड कंप्यूटिंग में लोगों को लाने का। ऑटो स्केलिंग उससे भी बड़ा इम्पैक्ट है कि भाई मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास आज 1000 यूजर्स ट्रैफिक डेली आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई मेरे कल या परसों मेरा कोई कैंपेन हिट हो जाए और मेरे पास ट्रैफिक 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 ट्रैफिक पर डे की हो जाए, तो क्या मेरा सर्वर ये मैनेज कर लेगा ट्रैफिक? तो मैं कहूँगा नहीं करेगा। तो लेकिन वो कहेगा क्या करना है, तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई मैं ऑटो स्केलिंग इंप्लीमेंट करूंगा ताकि आपकी बिलिंग भी बचे, यानी कि हर टाइम आपका एक सर्वर चलेगा, लेकिन जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली सर्वर्स ऐड होते जाएंगे। एक EC2 की जगह 5 EC2 सर्वर खड़े हो जाएंगे, 10 EC2 सर्वर्स खड़े हो जाएंगे, जो कि उस ट्रैफिक को मैनेज कर लेंगे, और जब ट्रैफिक वापस कम हो जाएगी तो वो सर्वर चले भी जाएंगे, जिससे आपकी बिलिंग कंट्रोल होगी। इसको ऑटो स्केलिंग कहते हैं। स्केल आउट एंड स्केलिंग कॉन्सेप्ट, और इसकी लैब्स परफॉर्म करेंगे हम। मैनुअल लोड डालेंगे, मैनुअली लोड से सर्वर्स ऐड होंगे, हम मैनुअली लोड उठा लेंगे तो सर्वर्स चले जाएंगे। ये सब चीजें हम लोग उसके अंदर डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग एंड वर्क स्पेस ये डिस्कस करते हैं। लोड बैलेंसिंग यानी कि आप ये पिछले कॉन्सेप्ट को ले लें, उसी से ये रिलेटेड है कि देखें आपका एक EC2 सर्वर चल रहा था, आप 5 EC2 सर्वर चल रहे हैं, आपने ट्रैफिक को उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल सर्वर्स। तो ये राउट 53 वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि सॉरी इलास्टिक लोड बैलेंसर वाला है। वर्क स्पेस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने ऐड किया हुआ है। वर्क स्पेस बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विस, इसका यूज केस भी आपको बताऊंगा कि आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादा हिट क्यों हुई है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि AWS थोड़ा सा लो पे चला गया या जो भी है, लेकिन वर्क स्पेस एक ऐसी सर्विस है जहां पर आपको आज आपका अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि भाई, या आपकी कंपनी आपको एक ऐसा टास्क दे देती है कि आपको बहुत बेटर स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप की या डेस्कटॉप की जरूरत पड़ जाए, और आपके पास हो कोई कोर टू ड्यू पुराना लैपटॉप को पड़ा होगा आपके पास, और आपको बड़े लैपटॉप वाले यानी कि बड़े स्पेसिफिकेशन, बड़े प्रोसेसर, ज्यादा अच्छी रैम वाले सर्वर यानी कि लैपटॉप के डेस्कटॉप के ऊपर काम करना है, तो आप क्या करेंगे? आप जाके वर्क स्पेस से एक डेस्कटॉप परचेज करेंगे, उस डेस्कटॉप को का रिमोट एक्सेस अपने पास लेंगे, अपने कोर टू ड्यू से बैठ के i7 को रन कर रहे होंगे आप बैठ के। और इसकी जो एग्जांपल मैं भी दूंगा कि मैंने जब भी कोविड आया था, तो कोविड के बाद बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जिनको यानी कि जो कॉल सेंटर वाले, आप खुद अंदाजा लगाएंगे क्या कॉल सेंटर, इसमें उमैर भी है, उसको भी आइडिया होगा। ये एग्जांपल मैं एग्जैक्टली TRG की और अफिनिटी की दे रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें काम कर चुका हूँ। ये वहां पर सारे बैठते हैं एजेंट्स। अब क्या एजेंट्स को हम ये वो कंपनी कह सकती थी कि भाई आप लोग ऑन प्रेमिसेस हैं, जब सारी दुनिया बंद हो रही है, सारे घरों में से बैठ के काम कर रहे हैं, एजेंट्स जिन्होंने कॉल्स अटेंड करनी है उनको घर से कैसे फैसिलिटेट किया जाए? तो AWS, जो मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ, उस कंपनी ने AWS वर्कस्पेस से सर्वर्स यानी कि डेस्कटॉप्स परचेज किए, अपनी पूरी सिक्योरिटी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनको सेटअप करके एजेंट्स को घरों में बिठा के कॉलें दिलवाई, और
उनको यानी कि उनके पास चाहे जिस तरह के मर्जी डेस्कटॉप थे, लेकिन उनके पास वो एक्सेस आई, उनके पास कॉल्स उसी तरह आ रही थी जैसे, और उसका कंट्रोल असल में एक्चुअल में वो कंट्रोल नहीं देना चाहते थे किसी को कि एप्लीकेशन किसी भी एजेंट के स्टेशन पे इंस्टॉल करें। अगर वो इंस्टॉल करेंगे क्या पता इंस्टॉल हो ना हो, यानी कि उनकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है या नहीं। उन्होंने एक ही स्पेसिफिकेशन के बहुत सारे डेस्कटॉप्स परचेज किए और उन सारे उनको दे दिए, क्या नाम है, एजेंट्स को। उन्होंने घरों में बैठ के कॉल्स अटेंड की और अभी तक वो ऐसे कर रहे हैं। अब तो आ भी रहे हैं वैसे, लेकिन ये कि उनके काफी सारी ये एक सरदर्द खत्म हो गई और ये एक्चुअल में ये इन कोविड के सिचुएशन के बाद ये चीज इंप्लीमेंट हुई थी, कई कंपनीज ने इंप्लीमेंट की है ये। तो ये आपको मिल जाता है, लेकिन ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, इसमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। स्टोरेज सर्विस S3, ग्लेशियर एंड EBS। AWS स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। S3 Amazon की बहुत पॉपुलर सर्विस है डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा स्टोर करती है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि फाइल्स, यानी कि मीडिया फाइल्स, ऑडियो, इमेजेस, ये वो जो चीजें ना, ऑब्जेक्ट्स उनको कहते हैं, वो स्टोर करता है। लेकिन EBS क्या करता है? EBS है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। EBS का मतलब है कि हम अगर हमारे सर्वर के साथ, यानी कि जो EC2 सर्वर है या कोई भी सर्वर है, जिस तरह मैं अपने लैपटॉप से आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप के ऊपर प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर के साथ हार्ड ड्राइव लगी हुई है। जो प्रोसेसर है वो EC2 वाला काम कर रहा है और जो हार्ड ड्राइव है वो EBS वाला काम कर रही है। तो हार्ड ड्राइव जो है वो EBS होती है, जो सर्वर के साथ हार्ड ड्राइव लगते हैं उनको मैं EBS कहता हूँ। मैं ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज अभी नहीं यूज कर रहा, वो हम यूज करेंगे जब हम कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग यानी कि इसकी भी लैब्स आएंगी, उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो ये वॉल्यूम्स इसमें क्रिएट होते हैं, डेटा स्टोर होता है, हम उनको बैकअप कर सकते हैं। मैं एक हार्ड ड्राइव किसी और के साथ लगा सकता हूँ, तो ये भी हम सारी लैब्स इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे EBS में। ग्लेशियर S3 की ही एक समझ लें की तरह ही एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। ग्लेशियर कहते हैं कि Amazon कहता है कि यार आपके पास अगर लंबे अरसे तक का डेटा स्टोर करना है, यानी कि आपके पास 1, 2, 5, 10 GB का नहीं डेटा, बल्कि आपके पास टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में डेटा पड़ा हुआ है और आपका वो डेटा सालों से यूज भी नहीं हो रहा, यानी कि आप लोग भी अगर खुद भी अपने लैपटॉप में नजर मारेंगे तो आप लोग का कई ऐसा डेटा होगा जो आप लोगों ने शायद 2-3 साल से एक्सेस ना किया हो। मेरे लैपटॉप में तो कई ऐसी दफा ऐसा डेटा होता है जिन फाइल्स को मैंने शायद एक्सेस ही नहीं किया। तो Amazon कहता है कि ऐसा डेटा जो आपका काफी अरसे तक एक्सेस हुआ ही नहीं है, तो आपको क्यों उसकी अच्छी ज्यादा बिलिंग पे कर रहे हो? तो आपके पास Amazon ने प्रोवाइड किया ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या करता है? आपका वो डेटा जो आपने बहुत लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है, डेटा आर्काइविंग कहते हैं इसको, कि आपने लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है, आप उसको ग्लेशियर में स्टोर कर दो और इसकी Amazon आपसे बहुत कम बिलिंग लेता है। मैं इसकी बिलिंग की एक एग्जांपल देता हूं कि Amazon, मैंने अपने क्लाइंट की बिलिंग निकाल के दी थी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इनकी बिलिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली का वर्ड यूज करूंगा, कि ग्लेशियर के अंदर 1 टेराबाइट का डेटा अगर आप स्टोर करो ना, तो Amazon आपसे $1 पर मंथ चार्ज करता है, $1। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप हम में से भी किसी के पास 1 टेराबाइट का डेटा इस टाइम अपने लैपटॉप में मौजूद होगा अप्रोक्सीमेटली। तो बात ये कि इतना सस्ता है कि 1 टेराबाइट का डेटा और सिक्योर तरीके से आपका पड़ा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत डेटा स्टोर करते हैं। इसके अलावा भी एक सर्विस है जिसका नाम है डीप ग्लेशियर, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम S3 पढ़ेंगे, और वो उससे भी सस्ती है, वो 0.75 पे जाके तकरीबन आ जाती है, तो वो लेस देन $1 पे आ जाती है 1 टेराबाइट। तो वो उसके फिर हम नुकसान तो कोई नहीं है, कुछ लिमिटेशन है वो भी हम पढ़ेंगे उसमें। अच्छा, स्टोरेज गेटवे, इसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने अपना डेटा अपने, यानी ये दोनों सर्विस को मिक्स करके बताता हूँ क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू ये काम होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और स्टोरेज गेटवे में का ये तरीका होता है कि अगर आपने अपना डेटा अपने डेटा सेंटर से, ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर से Amazon के ऊपर होस्ट करना है या मूव करना है, तो आप अपना डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस के थ्रू स्टोरेज गेटवे में यानी कि दोनों को यूज करके अपना डेटा मूव करेंगे टूवर्ड्स S3। ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर से डेटा उठाना है या रखना है, तो उसके लिए आप स्टोरेज गेटवेज यूज करते हैं। जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उसके लिए आप ये यूज करते हैं स्टोरेज गेटवे। इसमें भी, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ कैशिंग से रिलेटेड भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, कुछ प्रोसेसिंग से भी रिलेटेड चीजें अवेलेबल होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता चुका हूँ, ये भी डेटा मूव करने के लिए यूज होती है, लेकिन ये जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और आपने मूव करना है तो वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं। डेटाबेस की सर्विसेज Amazon में अवेलेबल हैं, अभी काफी सारी पड़ी हैं। फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके थोड़ा रेस्ट करूंगा। डेटाबेस सर्विस जो Amazon में अवेलेबल है वो है RDS, DynamoDB एंड इलास्टिक कैशे। RDS Amazon की रिलेशनल डेटाबेसेस सर्विस है। अगर आपको MySQL चलानी है, आपको MariaDB चलानी है, आपको
पोस्टग्रेस चलानी है, आपको जो भी सीक्वल डेटाबेस है वो चलानी है तो आप RDS में चला लेंगे। जो नो सीक्वल डेटाबेस अगर आपको चाहिए तो आपके पास Amazon में DynamoDB अवेलेबल होती है। इलास्टिक कैशे Amazon की वो सर्विस है जो कि डेटाबेस के लेवल पे कैशिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि डेटाबेस लेवल पे भी कैशिंग एक होती है जिसको हम इलास्टिक कैशे के थ्रू स्टोर करते हैं। ये तीनों टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इस पे एरो नहीं लगाया लेकिन इन पे भी एरोस लगने चाहिए थे, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। इनकी लैब्स नहीं है, इसकी लैब है, इसकी नहीं है, तो वो हम लोग करेंगे। एनालिटिक्स सर्विस जो Amazon में अवेलेबल है, Redshift, Kinesis एंड EMR। Redshift Amazon की वो सर्विस है, ये दोनों, ये सारी जो सर्विसेज है ये बिग डाटा की हैं वैसे, एनालिटिक्स की। Redshift Amazon की वो सर्विस है जिसको हम लोग क्या नाम है, डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, स्टोर डेटा पड़ा हुआ है और आपने उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है बिग डेटा की, तो Redshift इज अ गुड टूल जो कि Amazon के बकौल क्या नाम है, दुनिया में सबसे ज्यादा चीपेस्ट जो और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो डेटा यानी कि डेटा वेयर हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो Redshift कर रहा है। तो Redshift इज अ डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से पड़े हुए डेटा को एनालाइज करना है, आपने कुछ एनालिटिक्स परफॉर्म करनी, देन यू कैन यूज Redshift। Kinesis AWS की सर्विस है जो कि रियल टाइम एनालिटिक्स परफॉर्म करती है। रियल टाइम एनालिटिक्स का मतलब है कि मेरे पास स्ट्रीमिंग डेटा है, मेरे पास एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यानी कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, मुझे यूजर्स कैलकुलेट करने हैं, मुझे उनकी लोकेशंस कैलकुलेट करनी है। या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे ट्विटर के ट्वीट्स कैलकुलेट करने हैं, और ये एक्चुअल में करता है, जो ट्विटर ट्वीट्स कैलकुलेट करता है वो उसकी बैकएंड पे जो सर्विस यूज हो रही होती है उसको हम किनेसिस कहते हैं, कि आपके हैशटैग्स को कैलकुलेट कर रहा था रियल टाइम में, हैशटैग्स को पकड़ रहा होता है और टॉप ट्रेंड दिखा रहा था कि टॉप ट्रेंड कौन सा। तो ये एक सर्विस है जो कि Amazon की सर्विस क्या नाम है, ट्विटर यूज कर रहा होता है बैकएंड पे, किनेसिस रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए यूज होता है। और EMR इलास्टिक मैप रिड्यूस, ये Amazon की वो सर्विस है जो कि क्या नाम है, बिग डेटा की माइनिंग और क्लस्टर्स क्रिएट करने के लिए यूज होती है, इंडेक्सिंग और वेब माइनिंग इनके लिए यूज की जाती है EMR। इसका हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन EMR यूज होती है। एप्लीकेशन सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं SQS, SNS एंड SWF। बस मेरे 5-7 ही रह गई हैं तो होपफुली खत्म हो जाएंगी। SQS Amazon की सर्विस है जिसको हम क्यूइंग सर्विस भी कहते हैं। ये यूज होती है फॉर डीकपलिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है। डीकपलिंग का मतलब होता है कि दो सर्विसेज को जोड़ना और उनकी रिक्वेस्ट को काउंट करना, उनकी रिक्वेस्ट को मेंटेन करना, उनकी रिक्वेस्ट को हाईली अवेलेबल रखना, स्केलेबल करना, ये सारे काम SQS के होते हैं। क्यूज, अगर किसी ने RabbitMQ पे काम किया हुआ तो RabbitMQ जैसे काम होते हैं इसके SQS के AWS के अंदर। SNS AWS की सर्विस है जो कि नोटिफिकेशन सर्विस है, कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा सर्वर जब स्टार्ट हो या स्टॉप हो तो मुझे एक ईमेल या SMS आ जाए, तो नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं SNS। इनकी भी लैब्स परफॉर्म करेंगे दोनों की, उधर भी हम ये सब कुछ देखेंगे। तो SNS नोटिफिकेशन है, पुश नोटिफिकेशन सर्विस है। SWF AWS की सर्विस है जिसको हम सिंपल वर्कफ्लो सर्विस कहते हैं, और ये सर्विस है जो कि प्रोसेसिंग के स्टेप्स को, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए यूज होती है। इसको हम SWF कहते हैं, सिंपल वर्कफ्लो सर्विस। यानी कि काफी सारे वर्क्स हैं उनको हमें मेंटेन करना है तो हम इसको करते हैं। SCS सिंपल ईमेल सर्विस AWS की है, जिसमें हम अगर हमें बल्क में ईमेल्स भेजनी है, रिसीव करनी है, Amazon के अंदर हर चीज का सॉल्यूशन है। इसमें SCS ईमेल की सॉल्यूशन है जो कि हमें ईमेल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्लाउड सर्च AWS की सर्विस है जो कि ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। SCS के बारे में हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, क्लाउड सर्च हमारे कोर्स में नहीं है। कोर्स ये मैंने वैसे इंक्लूड की हुई है। AWS क्लाउड सर्च इज अ फुली मैनेज सर्विस फॉर द वेबसाइट्स एंड ऐप्स, यानी कि जो हमें क्लाउड के ऊपर अगर हमें सर्चेज, यानी कि अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन में सर्चेज इनेबल करनी है तो हम उसके लिए हम लोग क्लाउड सर्च यूज करते हैं। इलास्टिक ट्रांसपोर्टर AWS की सर्विस है कि यानी कि हम अपनी मीडिया फाइल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि मैंने अभी ये सेशन रिकॉर्ड किया है, मुझे इसके बाद अगर डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इसकी MP4 भी चाहिए, मुझे और भी फॉर्मेट चाहिए वीडियो के, ऑडियो के, तो मैं इलास्टिक ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ अपने मीडिया फाइल्स को इन मल्टीपल कह सकते हैं कि वर्जन्स, फॉर्मेट्स, हम उसको कर सकते हैं। और ये बड़ी लो कॉस्ट होती है और अच्छी सर्विस है AWS की। डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज पता नहीं कब खत्म होनी है सॉरी। अच्छा, जो AWS की मैनेजमेंट सर्विसेज है उनमें से ऑप्सवर्क्स है, IAM है, क्लाउड वॉच है। ऑप्सवर्क्स AWS की सर्विस है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि डेवऑप्स की सर्विस एक सर्विस है जिसने अगर किसी ने उस पर काम किया, उसका नाम है एंसिबल।
एंसिबल और पपेट का नाम सुना होगा या शेफ का नाम सुना होगा, तो ऑप्सवर्क्स AWS की सर्विस है जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। आपने हजारों सर्वर्स को, 100 सर्वर्स को अगर मैनेज करना है तो आप ऑप्सवर्क्स के थ्रू जो है वो इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपने इकट्ठी कॉन्फ़िगरेशंस भेज सकते हैं, तो वो सारे काम हम ऑप्सवर्क्स में करते हैं। IAM AWS की जो सर्विस है, जिसका हम कल इंशाल्लाह पहला चैप्टर हमारा IAM से स्टार्ट होगा, उसका नाम है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मुझे आप लोगों के यूजर्स क्रिएट करने हैं, आप लोगों को पॉलिसीज, आप लोगों को परमिशंस देनी है, आप लोगों के रोल्स डिफाइन करने हैं, देन आई विल यूज द IAM सर्विस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये सारे काम हम लोग इसके थ्रू करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लाउड वॉच। AWS की क्लाउड वॉच सर्विस है जो कि मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है और रियली आउटस्टैंडिंग सर्विस है। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया, इसलिए मैंने ज़्यादा रियली लगा दिया। क्योंकि क्लाउड वॉच में मॉनिटरिंग भी होती है, इसमें आप सर्वर्स के मैट्रिक्सेस भी क्रिएट कर, यानी कि एप्लीकेशन के उसके इवेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अलार्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं, पूरे ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं, पूरा मॉनिटरिंग डैशबोर्ड आपके पास अवेलेबल होता है। इवेंट्स ट्रिगर भी कर सकते हैं, क्रॉन जॉब्स भी लगा सकते हैं, बेपना चीज़ें क्लाउड वॉच के थ्रू कर सकते हैं। इट्स आउटस्टैंडिंग सर्विस। और मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट भी इसके साथ किया है, मेरे से थर्सडे को या फ्राइडे को। अच्छा, क्लाउड ट्रेल, इलास्टिक बीनस्टॉक, एंड ये बस आखिरी 3-4 सर्विस, 3 रह गई हैं। क्लाउड ट्रेल AWS की सर्विस है कि अगर मुझे अपने अकाउंट के ऊपर ये देखना है कि कौन सा यूजर कब लॉगिन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, कौन सी सर्विस यूज की, क्या क्या एक्टिविटीज की, ये सारी चीजें मैं मॉनिटर कर सकता हूँ क्लाउड ट्रेल के थ्रू। तो क्लाउड ट्रेल AWS की सर्विस है। इसको क्या नाम है, लॉगिंग भी कहते हैं, और क्या नाम है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, यानी कि कह सकते हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मुझे तमाम रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, इवेंट्स चेक करने लोगों के, और वो देखनी, तो वो हम क्लाउड ट्रेल के थ्रू करते हैं। इलास्टिक बीनस्टॉक AWS की सर्विस बहुत अच्छी है, जो डेवलपर है उसको बहुत पसंद आएगी। AWS इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस है कि अगर एक डेवलपर ये कहता है कि भाई मुझे तो सिर्फ डेवलपमेंट आती है, डिप्लॉयमेंट नहीं आती, यानी कि मैंने एक पाइथन की एप्लीकेशन बना ली है, या Node.js की बना ली है, या जावा की एप्लीकेशन तो बना ली है, बट आई डोंट नो हाउ टू डिप्लॉय इट। तो AWS ने कहा कि नो नीड टू वरी, यानी कि AWS की जो सर्विस है इसमें है कि भाई टेंशन नहीं लेनी, आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू पुट योर कोड, आपने ब्राउज करना है, अपना कोड रखना है और डिप्लॉय कर देना है, और लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी कि भाई मेरा फ्रेमवर्क कौन सा था, मेरा PHP था, मैंने कौन सा यूज किया, आपने वो सिलेक्ट कर दिया। बैकएंड पे सर्वर कितने लगने हैं, कैसे लगने हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी है, जितनी भी चीजें हैं वो इलास्टिक बीनस्टॉक खुद करके आपके पास एट द एंड आपके पास एक URL दे देगा, भाई कहेगा ये ले आपकी एप्लीकेशन लाइव हो गई है। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इलास्टिक बीनस्टॉक बहुत ज्यादा कंपनी, यानी कि वो लोग यूज करते हैं टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, जहां पर क्विकली आपको चीजें करनी है और आप कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप ये यूज करते हैं। डेटा पाइपलाइन AWS की सर्विस है जो कि यूज होती है लाइट वेट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होती है। यानी कि मैंने एक पाइपलाइन जनरेट कर दी है, अब मुझे उसको क्या नाम है, उसमें अपने डेटा को एग्जीक्यूट करना है, उसके वर्क फ्लोज डिफाइन करने हैं, तो वहां पर हम लोग डेटा पाइपलाइन की सर्विस यूज करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बता दी, ये पीछे क्यों चला गया। फाइनली आखिरी है ये क्लाउड फॉर्मेशन, एंड इट्स एन ऑसम सर्विस। क्लाउड फॉर्मेशन AWS की वो सर्विस है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस कहते हैं। कि मैं कहता हूँ भाई मैंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 10 EC2 सर्वर्स, काफ़ी स्टोरेजेस, डेटाबेसेस, काफ़ी सारी सर्विसेज, यानी कि 15-20 सर्विसेज यूज़ की हैं। अब मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि, या मेरी मैनेजमेंट मुझे कहती है कि भाई यही सब कुछ जो ना 2 अकाउंट्स के ऊपर और क्रिएट कर दो, और क्या पता मैंने पूरे 2 हफ्ते लगा के वो पहले अकाउंट में सेटअप किए थे, सब कुछ क्रिएट किया था, लाइव किया था, तो क्या मैं दोबारा अकाउंट में क्रिएट करूँ, तो मेरा तो तकरीबन महीना गया। Amazon ने भी क्या और बाकियों ने भी, आप लोगों ने टेराफॉर्म का नाम सुना होगा, क्लाउड फॉर्मेशन का नाम सुना होगा, ये वो सर्विसेज हैं जिनको हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जेसॉन के कोड में या YAML के कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, हम एक दफा एफर्ट करते हैं और हम अपने क्लाइंट को कहते हैं भाई मुझे एक हफ्ता दो, मैं एक दफा का रोल खत्म करता हूँ कि मैं अब तमाम सर्विसेज को एक दफा कोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और वो कोड मैं जिस भी अकाउंट में AWS में जाके एग्जीक्यूट करूंगा, वहां जाके विद इन 10 मिनट्स वो सब कुछ क्रिएट हो जाएगा जो मैंने शायद पूरे 2 हफ्ते में क्रिएट किया था। तो ये भी हम सर्विस पढ़ेंगे और इसकी लैब भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये डेवलपर एसोसिएट का पार्ट है, इलास्टिक बीनस्टॉक डेवलपर एसोसिएट का पार्ट है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट का पार्ट नहीं है, तो ये हम उसमें क्रिएट करेंगे। मैंने काफी सारे सर्विसेज में अभी बता देता हूँ आखिरी चीज कि अभी ये सर्विसेज शायद मैंने बहुत कम एक्सप्लेन की, हमारे कोर्स में इससे ज्यादा सर्विसेज हैं,
और शायद इससे अच्छी सर्विसेज भी और होती, लेकिन ये बस रैंडमली मैंने पिक करके यहाँ पर डाल दी हैं। मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन करो और फिर मैं उसके आंसर्स देता हूँ। एप्लीकेशन को मल्टीपल रीजन्स पर रख सकते हैं, रीजन्स का कॉस्ट से कोई ताल्लुक है या नहीं? आपने पहला क्वेश्चन क्या किया है कि हम किसको क्या कर सकते हैं? मतलब जिस तरह हमारा कोई ऐप है या डेटा है, इसको हम मल्टीपल रीजन्स पे रख सकते हैं? क्या नाम है, गिट को, ये एप्लीकेशन को? जी सर। हाँ, अच्छा असद, ऐसा है कि रीजन्स का पर्पस ही ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन को, अगर हमें ज्यादा यानी हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, ज्यादा हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, जिसको हम डिजास्टर रिकवरी भी कहते हैं, अगर हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आर्किटेक्चर चाहिए, तो हम अपनी क्या नाम है सर्विसेज को रीजन्स में रखते हैं। और रीजन्स का आपने पूछा कि कॉस्ट से ताल्लुक है या नहीं है, तो एग्जैक्टली रीजन्स का कॉस्ट से ताल्लुक है। AWS के रीजन्स का AWS की कॉस्ट से ताल्लुक है। किसी रीजन में कोई सर्विस थोड़ी सी कम यानी कि सस्ती है, कई जगह पे थोड़ी सी प्राइस उसकी ज्यादा है, तो उन्होंने रीजन वाइज कॉस्ट को थोड़ा डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, गिट से रिलेटेड आपने कोई सर्विस इसमें ऐड की है? जी जी, मैंने बताया था कोड कमिट है AWS की सर्विस, जिसकी हम इंशाल्लाह लैब भी परफॉर्म करेंगे। मैं पूरी एक एप्लीकेशन की पाइपलाइन डिजाइन करूंगा डेवऑप्स की, जो कि AWS की सर्विसेज को यूज करके करूंगा, उसमें हम ये रिपोजिटरी यूज करेंगे। सर DevOps और AWS दोनों इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से? बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। डेवऑप्स असल में डेवऑप्स में और AWS में डिफरेंस थोड़ा सा मैं इस चीज में ये बता देता हूँ कि डेवऑप्स के अंदर हम लोग डिफरेंट टूल्स के ऊपर काम करते हैं जो ऑटोमेशन पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, कि मेरी एप्लीकेशन की ऑटोमेशन और इन पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने क्या नाम है AWS है, जब हम लोगों ने देखें ऑटोमेट कर लिया, हमने एप्लीकेशन की ऑटोमेशन कर ली, हम लोगों ने सब कुछ जो है वो उसके टेस्ट केसेस डिफाइन कर दिए, हम लोगों ने एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से लाइव कर दिया, लेकिन अब हमारी बात आती है डिप्लॉयमेंट की। तो जब हमारी डिप्लॉयमेंट की बात आएगी तो डिप्लॉयमेंट करनी कहाँ पर है? तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए लोग ज्यादातर क्लाउड के ऊपर जाते हैं, और क्लाउड के ऊपर जाने में सबसे ज्यादा लोग AWS पे जाते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए, ऑटोमेशन के लिए डेवऑप्स के टूल्स, और डिप्लॉयमेंट के लिए Amazon यूज होता है। लेकिन सिर्फ Amazon नहीं, बाकी भी यूज होते हैं, बाकी क्लाउड्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये चीजें यूज होती हैं। लेकिन एक आखिरी चीज मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि Amazon डेवऑप्स के ओपन सोर्स टूल्स वाले सारे फीचर्स देता है, कि भाई आप लोग उस पर जो आके ओपन सोर्स टूल्स यूज कर रहे हैं, आप AWS के अंदर ही रह के कर लें, लेकिन लोग ज्यादातर ओपन सोर्स को प्रेफर करते हैं, इसलिए डेवऑप्स आजकल ज्यादा हिट है। जी अशर, आप पहले सवाल करें, फिर नवाज भाई आप कर लेना। सवाल ये था कि अगर मेरा अली बाबा के ऊपर क्लाउड है और मैं स्विच करना चाहता हूँ अमेजोन पे, कोई इजी तरीका है इसका, या हमें घूम कर ही आना पड़ेगा? यानी कि एप्लीकेशन आपकी, आप कह रहे हैं कि अली बाबा पे चल रही है और आप AWS पे आना चाहते हैं? हाँ। नहीं, हाँ बिल्कुल, जो मेरा डाटाबेस है वो सारा अली बाबा पे है, लेकिन मैं स्विच करना चाहता हूँ ड्यू टू द पर्क्स के जो AWS मुझे प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, तो आप इसके बिल्कुल लिए कर कोई सकते आसान हैं। तरीका है Amazon की या? कई सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आपको सपोर्ट करती हैं एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे चीज़ें मूव करने के लिए। AWS की डेटाबेस को माइग्रेट करने की सर्विस है डेटा माइग्रेशन सर्विस, तो आप उसको यूज़ करें, वो आपका ऑन प्रेमिसेस से भी किसी क्लाउड से भी आपका डेटा बहुत कंफर्टेबली माइग्रेट करता है। तो और भी सर्विसेज इस तरह से अवेलेबल है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ, तो आपके पास सर्विसेज Amazon आपको सपोर्ट करता है पूरी तरह से। जी नवाज भी, आपका क्वेश्चन था कोई? तो उस्मान भाई, ये जो Route 53 है, जी, ये इंटरनल DNS सर्विसेज है या एक्सटर्नल? ये बोथ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोथ आपको DNS प्रोवाइड करता है। इंटरनल की अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस तरह से कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग आपने आर्किटेक्चर डिफाइन किया हुआ है और आपने मल्टीपल डेटाबेसेस लगाई हुई है, और आपकी डेटाबेसेस हर दफ़ा आती हैं जाती हैं, उनके एंड पॉइंट चेंज हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, इंटरनली एक DNS सेट कर देते हैं और उसके साथ उनको लिंक कर देते हैं। तो और कनेक्शन स्ट्रिंग जो है एप्लीकेशन का उसके DNS के साथ बना देते हैं, ताकि जितनी मर्जी डेटाबेसेस आती जाती रहे, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है DNS वो इंटरनली वो रहेगा। और एक्सटर्नली तो मैंने आपको बता दिया, मेरी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, उनको हम डोमेन के साथ लिंक कर देंगे, सब डोमेन के साथ लिंक कर देंगे, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो ये नॉट ओनली अथॉरिटेटिव DNS सर्विसेज प्रोवाइड बिल्कुल, करता है, बल्कि रजिस्ट्रार भी करता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली।
ये आपको रजिस्ट्रार भी है और अथॉरिटेटिव भी है, दोनों प्रोवाइड करते हैं। हम इंशाल्लाह इसके रिकॉर्ड सेट्स भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे राउट 53 का, उसमें सारे रिकॉर्ड सेट्स हैं। तो जी ज़िशान आप ज़ियान जो भी है, मुझे स्पेल नहीं है सॉरी, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर के ज़ियानोस ओके तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आपने बताया था EC2 का कि मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कितना ही यूज करते हैं, तो लाइक इस तरह हम एक जो है लैम्डा फंक्शन जो है वो हम मतलब एक डिप्लॉय करते हैं, तो मतलब वो उसी टाइम मतलब वो के यूज होगा ना जब हम मतलब उसको मतलब एक रिक्वेस्ट करेंगे उसके, है ना, तो वो मतलब तो जब हम उसको रिक्वेस्ट नहीं करते तो उस टाइम अमेज़न मतलब वो हमारे मतलब उस फंक्शन को क्या के स्लीप पे लगा देता है। मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। क्या करता है? आपका क्वेश्चन ज़्यादा ये कि EC2 यानी कि वही काम कर रहा होता है, लेकिन हम लैम्डा से भी, असल में दोनों कंप्यूट सर्विसेज हैं असल में तो, और लैम्डा फंक्शन में ये होता है कि वो तब भी काम करता है जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है, जब कोई ट्रिगरिंग सर्विस, उसको ट्रिगरिंग सर्विस भी कहते हैं। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था तो तब क्या होता है, तो मैं ये बता देता हूँ कि जो यानी कि हमेशा रहने वाला काम है ना, जिस तरह मेरी वेबसाइट है, अगर मैं उसकी एग्जांपल दूं, जो मेरा हमेशा रहने वाला कि मेरी वेबसाइट हमेशा लाइव रहनी चाहिए, तो मैं उसको कभी भी लैम्डा पे नहीं एग्जीक्यूट रखूंगा, मैं उसको EC2 पे रख लूंगा। लैम्डा के ऊपर मैं क्या रखूंगा कि भाई मेरा कोई काम ऐसा जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर होगा या किसी स्पेसिफिक ट्रिगर के ऊपर हो, तो मैं उसको लैम्डा के ऊपर रखूंगा। लैम्डा को इसलिए ज्यादा लोग प्रेफर इस चीज के लिए करते हैं क्योंकि लैम्डा चीपेस्ट सर्विस है, कि आपका एक फंक्शन वैसे ही पड़ा रहता है अमेज़न के पास, जैसे ही कोई आपका फंक्शन परफॉर्म होता है, कोई इवेंट आता है, उसके अगेंस्ट वो एक्शन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो ये लैब हम परफॉर्म करेंगे इसकी। ओके ठीक है, थैंक यू सर। जी रमीज। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, अब मैंने इसको डिप्लॉय करना है, एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो अब EC2 के इंस्टेंस क्रिएट करना है तो बहुत सारे टीयर्स हैं। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं कौन सी टीयर यूज़ करूँ सर, माइक्रो है सर, इस तरह बहुत ज़्यादा टीयर्स है, तो ये मैं किस तरह डिसाइड करूँगा? अभी फ़िलहाल मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, ट्रैफिक इतनी नहीं होगी, लेकिन अचानक से ट्रैफिक आ जाती है, तो मैं किस तरह डिसाइड करूँ? अच्छा सवाल है रवीज। इसमें ये होता है कि हम लोग टीयर जो ना वो वन टाइम डिसाइड करते हैं, इनिशियली वन टाइम डिसाइड करते हैं, यानी कि टीयर से मतलब आपका ये है कि इनकी इसमें AWS में इसको फैमिली कहते हैं। AWS की फैमिली टाइप होती है कि आपकी आपकी कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशन है, आपकी वर्कलोड इंटेंसिव है, आपकी स्टोरेज इंटेंसिव है, आपकी डेटाबेस इंटेंसिव है। यानी कि मतलब क्या है कि आप पहले जज करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन या आपका सर्वर जो है वो किस तरह की ट्रैफिक ज्यादा आएगी, उस पर कंप्यूटेशनल काम ज्यादा है या उसके ऊपर वेबसाइट से रिलेटेड कुछ, तो आप डिसाइड करते हैं उसकी फैमिली। यानी कि इसके अंदर T फैमिली होती है, C फैमिली होती है, R फैमिली है, तो इस तरह की T2 माइक्रो है, और ये वो जो फैमिली डिसाइड करना इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपने एक दफा फाइनलाइज कर दी। अब बात आती है कि भाई अब मुझे इसकी डिसाइड करनी है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। यानी कि मैं क्या माइक्रो लेवल का सर्वर लगाऊं या मैं स्मॉल लगाऊं, मीडियम लगाऊं, लार्ज लगाऊं, एक्सेल यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज लगाऊं, डबल एक्स लार्ज लगाऊं, या कौन सा, उसके अंदर सारी टाइप्स अवेलेबल होती हैं जिनके अंदर। तो बात वहां पर ये आ जाती है कि आपने इन सारे सर्वर्स लगा दिए, अब आपने आपने छोटे लेवल का सर्वर लगा दिया। अब बात आती है कि अब आप डिजाइन करते हैं कि आपने ऑटो स्केल करना है एप्लीकेशन को। कई लोग क्या करते हैं, अब डिजाइनर के ऊपर, यानी कि ये बात होती है आर्किटेक्ट पर्सन के पास, अगर उसको लगता है कि यार मैं अपने मैं किस तरह से काम करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट से पहले जज करता हूँ या उससे कहता हूँ कि मुझे एक वीक मॉनिटरिंग मोड में रखे। मॉनिटरिंग मोड का मतलब है कि मैं उसकी ट्रैफिक को एक वीक तक मॉनिटर करता हूँ कि क्या कितनी अप्रोक्सीमेटली डेली की ट्रैफिक आ रही है। कईयों की 1500 आती है, कईयों की 2000 आती है, कईयों की 5-5 हजार ट्रैफिक आ रही होती है। मैं उसके अकॉर्डिंगली उनके सर्वर एक लगा देता हूँ। फिर फिर मैं साथ लगाता हूँ ऑटो स्केलिंग, और ऑटो स्केल करता हूँ उन्हीं सर्वर्स को, उन्हीं स्पेसिफिकेशन के सर्वर को। तो इसीलिए मुझे उसमें टाइप की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे टीयर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीयर एक दफा डिसाइड होता है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप टीयर डिसाइड करेंगे, यानी उसकी उसकी फैमिली डिसाइड करेंगे। फैमिली डिसाइड करना एक दफा का काम है, लेकिन जो उसकी स्पेसिफिकेशन है कि कितनी जीबी रैम का सर्वर है, कितने सीवी सीपीयूज हैं, वो इज अ डिफरेंट थिंग। तो दोनों चीजें इज अ डिफरेंट थिंग आती है, और ये वो चीज एक दफा की एफर्ट है, ये चीजें बार बार की एफर्ट आ सकती है। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का?
सर एक सवाल है कि इसके अंदर प्रिडिक्टिव स्केलिंग भी है Amazon के अंदर, कि आपका ये वर्कलोड खुद ही जज करता है कि आपका किस किस वक्त ज़्यादा लोड हुआ है, और उसको ट्रेन करने के बाद वो खुद ही उस पर आप स्केलिंग, अगर प्रिडिक्टिव स्केलिंग सेलेक्ट की हो तो वो हाँ, प्रिडिक्टिव स्केलिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि आपको बहुत यानी कि पिछले रिकॉर्ड्स आपको मॉनिटर करने पड़ते हैं। आप पहले जज करते हैं कि किन किन यानी कंडीशंस के ऊपर, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा आज इस वीक में कोई ट्रैफिक एकदम से एक दिन रेज हुई थी, तो लेकिन क्या अगले वीक भी इसी दिन रेज होगी कि नहीं होगी, तो वो प्रिडिक्टिव आप कुछ स्टैट्स मेंटेन करते हो और उसके बाद फिर आप शेड्यूल करते हो। इसमें एडब्ल्यूएस में शेड्यूलिंग हो जरूर होती है कि मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों को याद होगा दराज की या अली एक्सप्रेस की और मोस्टली बड़े बड़े स्टोर्स की जो ई कॉमर्स स्टोर है उनकी 11-11 की सेल बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। अब मुझे पता है कि अगर मेरा एक कॉमर्स स्टोर है और मुझे पता है कि 11-11 को सेल आनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 11 से पहले यानी कि यकम 11 को यानी कि फर्स्ट 11 को उसको शेड्यूल कर दूंगा कि भाई ये सर्वर पूरे महीने के लिए या 10 दिन या 20 दिन के लिए ये सर्वर जो है वो पहले अगर 5 सर्वर चल रहे थे तो आज से 15 सर्वर चलने शुरू हो जाए, लेकिन ये हमेशा नहीं चले, सिर्फ 25 डेज के लिए चले, तो वो हम शेड्यूल कर देते हैं। तो शेड्यूलिंग भी अवेलेबल होती है इसमें, तो वो चीजें भी। और प्रिडिक्टिव तो फिर आपको स्टैट्स के साथ करना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी आपको मशीन लर्निंग इंक्लूड करनी पड़ती है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? क्योंकि क्वेश्चंस तो करते रहो आप, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि अभी टाइम है हमारे पास कोई 14 मिनट्स, तो अगर क्वेश्चन है नहीं तो फिर मैं अपनी एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि दिस इज द कोर्स कंटेंट, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अवेलेबल हैं जो इस टाइम जिन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा भी यानी कि बाकी भी आए हुए हैं जिन्होंने अगर पढ़ना है यानी कि ज्वाइन करना है कोर्स, तो दे आर वेलकम। उज़ैर ने सारे लिंक सब चीज़ें जो है वो चैट में दे दी हुई हैं। कोर्स हमारा स्टार्ट आज से हो चुका हुआ है। ये क्लासेस जो हैं वो सैटरडे संडे को ही होती हैं और ये होंगी भी 2:30 से 4:30 क्लासेस होती हैं। ये 2 आवर्स का सेशन होता है और ये 2.5 मंथ्स का कोर्स है और इसमें कोशिश यही है कि दोनों हमारी सर्टिफिकेशंस प्रिपेयर हो जाएंगी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि क्विज़ेस और सब कुछ अवेलेबल होगा। तो ये है कि मैं इसमें एक दो चीज़ें ऐड ऑन कर देता हूँ कि हम लोग मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मैं खुद भी क्योंकि काम कर रहा हूँ इन्हीं चीज़ों के ऊपर, AWS और DevOps के ऊपर, तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट जो मेरे पिछले बैच हैं, ये मेरा 6th बैच स्टार्ट हो गया हुआ है, मेरे 5 बैच ख़त्म हो चुके हुए हैं। मैं हमेशा अपने बैच में मोटिवेट करने के लिए जो है ना जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती है ना, उसके लिए मैं अवार्ड भी अनाउंस करता हूँ, जो कि पिछले 2 बैचेस से नहीं हो सका ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन इंशाल्लाह उनको भी मैं कवर कर लूँगा। वो इंशाल्लाह मैंने अनाउंस करना होता है, जिसमें शील्ड भी होती है। सर्टिफिकेट्स तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मिलते ही हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि आप वो सर्टिफिकेट्स अपने पर्सनल यूज़ में भी और अपने किसी कंपनी को भी दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो लेकिन मेरी कोशिश इस दफ़ा ये है, वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, कि मैं इस दफ़ा कोशिश ये करूंगा कि सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को ही मैं मिलें कि जो क्लास में रेगुलर एक तो आते रहें, दूसरा क्विज़ेस अटेम्प्ट करें, और तीसरा है कि एग्जाम के लिए प्रैक्टिस एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये आप लोगों की मोटिवेशन के लिए। मैं तो टाइम पास भी कर सकता हूँ, लेकिन इट्स नॉट द प्रायोरिटी कि मैंने अपनी रेपुटेशन नहीं खराब करनी कि मैं सिर्फ टाइम पास करूँ, क्योंकि अब मेरे स्टूडेंट्स मेरा एसेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमेशा के लिए वो मेरे साथ टच रहते हैं। और मैंने बताया मेरे मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें मुझे अपनी एक लेवल मेंटेन करना है। और आखिरी दो चीज़ें मैं अनाउंस करके तो फिर मैं अली आपको क्वेश्चन लेता हूँ। उज़ैर और तैयब ये मेरे 2 असिस्टेंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होंगे ग्रुप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें मेरा एक बैच 6 का ग्रुप है जिसमें ये सारी अपडेट्स आती रहती हैं। उसके अंदर आप लोगों को लैब से रिलेटेड किसी भी कोर्स के कंटेंट से रिलेटेड, और मैं भी अवेलेबल हूँ, कोई भी क्यूरी होगी तो वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से असिस्ट भी कर देंगे उसमें। और मेरा LMS है जो कि मैं गूगल का यूज़ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर तमाम रिकॉर्डिंग्स, ये वाला सेशन भी इंशाल्लाह रिकॉर्डेड आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लैब की रिकॉर्डिंग्स, तमाम चीज़ें वहाँ पर आपको इंशाल्लाह वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। और क्या नाम है, हम तो अवेलेबल हैं ही। तो बाकी रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है उज़ैर आप दोबारा शेयर कर दो। आप लोग अगर रजिस्टर कर लेंगे तो उसका बेनिफिट होगा, मेरे पर रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर मैं और उज़ैर कॉन्टेक्ट करके आप लोगों को फाइनलाइज कर लेंगे। कल इंशाल्लाह मेरा IAM चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा पहला, तो आप लोग वो भी मेरे साथ जो है ना वो उज़ैर उमैर आपको मैं LMS में इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। जो रजिस्टर्ड पहले हो चुके हैं उनको तो मैंने ईमेल्स आज ले लेगा उज़ैर, और उनको ऐड कर देंगे ईमेल एड्रेसेस और उससे। जी अली आप क्वेश्चन करें और फिर हम सेशन उसका खत्म करते हैं। जी ओके, क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है कि राउट 53 जो एक डीएनएस सर्विस है, काफी सारा सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करता है। तो बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि हमने रीजन स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलानी होती है, ये स्पेसिफिक रीजन्स में ही पॉपुलेट हो, तो लोग क्या करते हैं, वो वीपीएन से आईपी रैप करते हैं और आपकी एप्लीकेशन को असेस कर लेते हैं वर्चुअल प्राइवेट से सर्वर से। ओके, तो फिर इसमें हमारे पास कोई ऐसी सर्विस है जो वीपीएन को डिटेक्ट करके ब्लॉक कर सके, बिकॉज इट्स अ बिग चैलेंज। बहुत 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 अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल है कि मुझे इसका इसलिए भी मुश्किल नहीं लगता आंसर देना, क्योंकि AWS ने सारी चीज़ें पहले से रखी हुई हैं। तो AWS की सर्विस है, ये राउट 53 के अंदर ही एक फीचर है। AWS की स्ट्रेटजीज है, राउट 53 की स्ट्रेटजीज है, जिसमें एक स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं जियो लोकेशन स्ट्रेटजी। वो क्या करती है, वो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट या मेरी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए नजर आए, तो वो आपकी जो सर्विस है उसको, आपकी डीएनएस को उस कंट्री के लिए स्पेसिफिक वो कर देगी, क्या नाम, लिंक कर देगी। आप किसी और भी, मैं लैब भी परफॉर्म करवाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे इस कोर्स में एडेड है कि मैं वीपीएन के थ्रू यूएस में जाऊंगा तो वो एक्सेसिबल नहीं होगी, जब मैं पाकिस्तान में आऊंगा तो एक्सेसिबल होगी, या मैं किसी यूरोप की कंट्री में जाऊंगा तो एक्सेसिबल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में वापस आऊंगा तो एक्सेसिबल। तो ये हम ये लैब परफॉर्म करेंगे। तो AWS की सर्विसेज, ये सर्विस अवेलेबल है। सही है। जस्ट टू क्लियर माई सेल्फ कि इवन VPN से भी आप ये कह रहे हैं कि आप अगर रीजन चेंज करेंगे तो एक्सेसिबल नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि अगर मैंने अगर मेरी एप्लीकेशन सपोज दैट कि लंदन स्पेसिफिक है, लंदन सिटी यानी कि यूके के लिए है, इंग्लैंड के लिए वो स्पेसिफिक है, और अगर मैं कहा है कि इस बाउंड्री से बाहर से कोई भी एक्सेस करे तो ना करे, तो अगर मैं जर्मनी से भी करूंगा तो नहीं एक्सेस होगी। मैं आयरलैंड से मैं यूके में आ जाता है, मैं इंग्लैंड का अगर डिफाइन, क्योंकि कंट्री डिफाइन करनी होती है, इंग्लैंड इज अ कंट्री। तो अगर मैं आयरलैंड से भी करूंगा तो नहीं होगी, तो वो वहां से सिर्फ इंग्लैंड के लोग ही देख सकेंगे उसको। परफेक्ट। हाँ, उस्मान भी, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे भी आप बता रहे थे कि अगर आप वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होके भी आए तो भी मतलब उस मतलब ऐप को या वेबसाइट को जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं वीपीएन के थ्रू आऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं किसी वीपीएन के थ्रू आ रहा हूँ जो आयरलैंड में पड़ा हुआ है और मेरे पास जो है ना वो URL EU का आ गया है, AWS कैसे डिटेक्ट कर सकता है कि यार ये जो URL आ रहा है ये EU का नहीं है, हालांकि मैं तो VPN के थ्रू आ रहा हूँ और VPN ने मुझे जो IP एड्रेस दे दी है वो IP एड्रेस है भी EU का, तो AWS ये चीज किस तरह डिटेक्ट कर पाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये तो बात क्लियर है, ये बात तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आपके पास EU का IP आ गया है तो फिर तो आप आ गए अंदर। उसको लिमिट करना आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने डिफाइन किया कि भाई EU यानी कि इंग्लैंड का जो IP है वो आपके पास अगर आ रहा है, उसकी ट्रैफिक आएगी तो आपने आने देना है। अगर आपके पास इंग्लैंड का आ रहा है तो वो ट्रैफिक को इन कर देगा, लेकिन अगर आपके पास जो है वो उसका IP नहीं है तो फिर नहीं। यानी कि अगर मैं अपना VPN के थ्रू अपनी पाकिस्तान से लोकेशन इंग्लैंड कर दूंगा तो वो एक्सेसिबल होगी एप्लीकेशन, लेकिन वो स्पेसिफिकली होगी। ठीक है जी जी, यही मेरा क्वेश्चन था कि यानी अगर हम VPN के थ्रू, जी जी, लेकिन अगर मैं मतलब VPN के थ्रू आता हूँ तो फिर एक किस्म का तो फिर मुझे AWS नहीं रोक पाएगा ना, क्योंकि VPN एक्चुअली तो यही करेगा कि मुझे वो IP ही मेरा चेंज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ना मैं लैब इस तरह से परफॉर्म करवाऊंगा। वो असल में लिमिटेशन ये है कि अगर आपने करना है इंग्लैंड के लिए तो फिर आप कर सकते हैं। हाँ, फिर वो जी जी, ठीक है ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लो। अच्छा, लिंक सारे उजैर ने शेयर कर दी चैट में, आप लोग देख लो। और मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी वैसे तो उजैर ने मेंशन कर दिया हुआ है, लेकिन मैं भी कर देता हूँ। आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी है प्रॉपर तरीके से। मेरा मकसद कम्युनिटी में ये नहीं कि मैंने कोई स्टूडेंट्स वहाँ से लेने हैं। मेरा पर्पज़ ये कि मैं वहाँ पर, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके साथ इन टच होना। किसी को डेटाबेस से रिलेटेड हेल्प चाहिए, किसी को ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड या जोन सी भी, तो कम से कम एक कम्युनिटी बिल्ड की हुई है जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से वो सब कुछ मिल जाता है और आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन पर्पस उसका। और बाकी क्या नाम है, व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर दिए कम्युनिटी का, आप उसमें भी उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, नहीं तो हम इसको मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में खत्म करते हैं। जी अली, आपका क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ओके, आई थिंक उस्मान का और मेरा क्वेश्चन क्लैप्स कर रहा है। मेरा भी क्वेश्चन ये था कि आप VPN से रीजन वो सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपने जिस रीजन को आपने एप्लीकेशन में असेस दी हुई है, ब्लॉक नहीं किया हुआ है, सपोज वो US है, बट ओरिजिनली तो ये कोई स्कैम यूजर, कोई फेक यूजर वो लोकेशन VPN के थ्रू असेस करके तो आपकी वेबसाइट को असेस कर रहा है और आपके पास डमी डाटा आ रहा है, आपके पास डमी स्टैट्स आ रहे हैं, वो ओरिजिनल स्टैट्स नहीं है।
So don't you think there should be some service to block the calls like this? बिल्कुल, AWS की सर्विसेज बिल्कुल इसमें हैं, लेकिन ये कि जो मेनली रीज़न है ना, जो मैंने अभी बताया था कि आपने मुझे लगा आपने क्वेश्चन ये किया कि अगर आपने एक एप्लीकेशन किसी कंट्री वाइज उसको स्पेसिफिक यानी कि लिमिट करना है उसकी बाउंड्री को, तो अगर आपने करना है तो उसके लिए आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, तो मैंने आपको इसीलिए ये बताया कि आपके पास ये अवेलेबिलिटी है कि आप AWS की सर्विस यूज़ करें जो कि आपको किसी और कंट्री से एक्सेस ही नहीं देगी, तो आप वहाँ पर ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप VPN के थ्रू आएंगे तो वो आपके पास एक्सेस होगी। अगर आपने VPN के थ्रू उसको ब्लॉक करना है तो फिर उसके लिए आपको AWS की सर्विसेज है, AWS शील्ड, वो यूज करनी पड़ती है AWS की, जो कि आपको शील्ड प्रोवाइड करती है आपकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन लेवल के ऊपर आपकी AWS की एक सर्विस है जिसका नाम है AWS वेब आइडेंटिटी फायरवॉल, वेब कहते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, सॉरी वेब आइडेंटिटी कह रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, आप वो यूज करेंगे तो इसलिए वो काफी सारी फायरवॉल्स लगानी पड़ेंगी, और इसके ऊपर AWS के VPC के अंदर होता है नेटवर्क ACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, आप वहां से भी इसको कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर डिफाइन करेंगे और फिर जाके आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स अली इसमें इंक्लूड होंगे और फिर जाके आप ब्लॉक कर सकते हैं। इट्स नॉट द इजी कि आप एक ही सर्विस से वो सारा काम ले सकें, तो आपको मल्टीपल लेयर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। परफेक्ट। जी, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन तो आप लोग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये कि अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्या नाम है, सेशन खत्म करते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन है फायजा का कि डेवऑप्स भी कोर्स कवर करेंगे। ऐसे नहीं, डेवऑप्स इज अ सेपरेट थिंग, डेवऑप्स इसमें नहीं, क्योंकि 3 महीने में ये सब 2.5 मंथ्स में सब कुछ कवर करना, वो मेरा सेपरेट कोर्स है डेवऑप्स का, जिसका सेपरेट को 3 to 3.5 मंथ्स का कोर्स है, क्योंकि उसमें मैं 8 AWS डेवऑप्स के टूल्स कवर करता हूँ, लिनक्स से स्टार्ट करके डॉकर्स आता है, गिट एंड गिटहब आता है, जेंकिंस आता है, एंसिबल आता है, क्यूबरनेटिस है, टेराफॉर्म है, और शायद इस दफ़ा मैं एक जो AWS की सॉरी डेवऑप्स की मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं, प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, उसको भी शायद इंक्लूड करूं। लेकिन ये कि वो डिफरेंट, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि मैं उनको सारा को मर्ज नहीं कर सकता, वो शायद पूरे 1 साल का कोर्स बन जाए अगर मैं इनको मर्ज करूंगा तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 मुझे तो रियली मज़ा आया आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं रेगुलरली वेबिनार्स करवाता रहता हूँ। मेरा लास्ट वीक भी एक वेबिनार हुआ था ईद के शायद फ़ौरन बाद, तो लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी इंटरेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट भी किया और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए। लेकिन ये कि आप लोग को कोई भी क्यूरी हो, मैंने अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं चैट में, आप लोग कॉन्टैक्ट करें, और वैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने इसी से रिलेटेड ही करना है, और वैसे भी कोई हेल्प चाहिए, कोई क्यूरी हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। बाकी ये कि कल इंशाल्लाह हमारा सेशन 2:30 बजे स्टार्ट होगा, और वो भी ओपन सेशन है, आप लोग कल भी बेशक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ताकि आप लोगों को थोड़ी और चीज़ों का आइडिया हो जाए। कल हम इंशाल्लाह IAM जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।